दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर कर फ्रीज में रखे कईयों महीनों तक और उनको अलग अलग एरिया में ले जाकर फेंक दिया फिर, ताकि कोई उसके ऊपर शक न कर सके। पूरा का पूरा टॉपिक जो है काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में जाने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं और लग रहा है कि इससे बढ़िया चीज़ कोई होती नहीं है, तो उन लोगों के भी चक्षु यहाँ पर खुलेंगे जब एक एक बात इस टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये खासकर जो आज की डेट में लिविंग रिलेशनशिप वाला जो फंडा है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिसीजन में बोला था कि जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में जो पार्ट 3 के अंदर में आता है, उसमें हर एक इंसान को अपनी जो ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर कोई उनको गलत तरीके से, गलत नज़रिए से या उनके साथ में कुछ गलत करता है। तो ये भी एक मुद्दा है। तो कई सारे मुद्दों पर बात करूंगा, अच्छे से पूरा टॉपिक समझेंगे। उससे पहले वीडियो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो आज है 16 नवंबर, बहुत शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगी और आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा सारी बातें और टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोग टॉपिक पढ़ने के बाद में किसी को पढ़ा भी दो जाकर, यानी कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नॉलेज लेने वाले हैं। तो अच्छे से आप लोग डटे रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। जब आप लोगों से वीडियो के एंड में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो कि वनडे टाइप के एग्जाम की बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी कराएंगे, जिससे और अच्छे तरीके से आप लोग टॉपिक को एक तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, जो भी मॉर्निंग में सही टाइम पर आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने के, पर लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आप लोग जो डिसाइड करो उसको अचीव करो, पर उसके लिए आप लोगों को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। बहुत सारे मैसेज मेल्स आप लोगों के पढ़ता हूँ, तो उससे बहुत सारी बातें पता चलती है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनके ऊपर भी कई सारी बातें करूँगा। ठीक है, बात की जा रही है अभी से करना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठें, कंफर्टेबल फील करें, तो उसके लिए आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों का वेट जो है आने वाले टाइम में 10 किलोग्राम घट जाए, तो आज से ही काम करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डिसिप्लिन में आए, तो उसके लिए आज से ही आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में अपना शेड्यूल बना के फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बोरिंग है, और यही लाइन मैं डेली आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं कि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन काम को करने में मन नहीं करता। ठीक है, तो डेली जब मैं आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, ये डेली इसीलिए डालता हूं ताकि आप लोग उसको फील करें कि हाँ बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, पर यार कर लेते हैं क्योंकि इसी से सफलता मिलेगी। तो ये पर्पज़ रहता है मेरा, ताकि आप लोग अपने आप को डेली रिकॉल करा पाओ कि हाँ बोरिंग है उठना, भाई साहब उठना है, एक्सरसाइज करना बोरिंग है पर हाँ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अपनी आदत बनानी है, और जिस दिन आप लोग की आदत बन गई उस दिन आप लोग की ज़िंदगी में जो इंप्रूवमेंट आएगा वो किसी चीज़ के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलग ही लेवल की चीज़ होगी। तो इसलिए अपने कामों को अच्छे से करना सीखो। ठीक है, इसी के साथ में जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा उनका आंसर आप लोगों को देना है। उनका आंसर अच्छे से दोगे तो आप लोग एसएलवी कमांडो बनोगे। जैसे कल के एसएलवी कमांडो यहाँ पर मुस्कान बहुत शानदार तरीके से आंसर दिए गए, और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली रेसव के द्वारा भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आंसर दिए गए। तो आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करो और देखा करो कैसे कैसे लोग आंसर दे रहे हैं, अपना शेड्यूल बनाकर भी यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ये वो पर्सनैलिटी है जिनके नाम पर डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को बता दिया। अब इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, और किस दिन हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो आप लोगों को बताना है। मतलब देश में कुछ ऐसा करके चले गए कि हम लोग इनके नाम पे डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि हाँ ज़िंदगी का एक सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया गया इंसान के द्वारा। ठीक है, तो डे अभी डिस्कस करूंगा, पहले ये न्यूज़ कवर कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा कवर की गई। द हिंदू के द्वारा भी पूरा आर्टिकल छापा गया था यहाँ पर। तो इसके बारे में बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि ज़िंदगी में आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में आप लोग कुछ अपने रूल और रेगुलेशन बना लोगे तो आप लोगों की ज़िंदगी जीना आसान होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपनी एक लिमिट सेट कर लेनी है कि कुछ काम करने हैं, बस इससे बाहर नहीं करने हैं। ठीक है, कोई अगर आप लोगों को किसी के बारे में कुछ बोले तो किस तरीके से उस इंसान को टरकाना है, अपनी ज़िंदगी में कोई टाइम खराब करे तो किस तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल के फेंकना है। कोई भी किसी की इंसान की बुराई करे तो वो आपकी बुराई किसी और के सामने करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा तो आप लोग उस इंसान के साथ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे।
तो कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सेट कर लो कि फालतू में किसी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है, ना ही किसी से पैसा खर्च करवाना है, तो ज़िंदगी जीने में आप लोगों को आसानी रहेगी। अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर, पहले ये समझते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर लड़का और लड़की वो मिलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये जो पंगा हुआ है सोशल मीडिया का, यानी कि वो ना तो साथ में उन्होंने स्कूलिंग की है, ना ही कॉलेज में साथ में रहे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले। सोशल मीडिया के थ्रू जब यहाँ पर मिले तो दोनों में लगा कि हाँ यार अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर घर वालों से बात की। घर वाले जो थे खासकर लड़की के, वो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ में खुश नहीं थे। देखो नॉर्मली माँ बाप जो होते हैं ना, वो आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे फेज से होकर गुजर चुके होते हैं जो आप लोग अभी गुजर नहीं रहे हो, आप लोग अभी देखोगे। तो माँ बाप के पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इसीलिए अपने मम्मी पापा से आप लोग डिस्कस कर लिया करो और उनसे बेहतरीन सलाह आप लोगों को शायद ही कोई और देगा मार्केट के अंदर में या कहीं भी दुनियादारी में, जितनी अच्छी सलाह वो आप लोगों को देंगे। ठीक है, मतलब मम्मी पापा का मतलब ये नहीं कि अगर मान लो मम्मी पापा किसी टॉपिक के बारे में जाने रहे तो अपने घर वालों से, भाई बहन आप लोगों को हो सकता है कोई भी ऐसा जो कि आप लोगों की रियलिटी में दिल से केयर करता हो, जो आप लोगों को सही सजेशन दे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, जो लड़की के जो माता पिता थे उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि यहाँ पर जो बेसिकली लड़की है वो एक तरीके से इसके साथ में नहीं रहेगी। पर फिर भी ये दोनों जो है एक पर्टिकुलर एरिया से, मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट हो गए और फिर वहाँ पर इन्होंने एक दूसरे के साथ में रहना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब किसी इंसान के साथ में आप लोग रहना स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप लोग उससे दूर हैं तो हमेशा आप लोग उसकी अच्छाई नजर आएगी, उसके अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जब वो आप लोग के साथ में रहना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप लोग मेरे जैसे इंसान हो जिसको मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली वो कर ली, तो जब भी मेरे पास में कोई आता है ना और वो थोड़ी देर तक ज़्यादा लेटा रहता है, पता नहीं क्या अंदर से मुझे इरिटेशन होने लगती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मतलब कोई आ रहा है ऐसे रूम में गंदा वंदा कर दिया, तो जिस तरीके से मैं रहता हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला भी बिल्कुल ऐसे रहे। इसीलिए मैं एक तरीके से जब कॉलेज टाइम में थे तो वहाँ पर कई सारे बोलते थे कि उसके रूम में चलेंगे, उसका रूम ना बिल्कुल साफ होगा। ठीक है। तो ये वाली फीलिंग आती थी, मतलब एक तरीके से वो मुझे लगता है कि मतलब जो सामान जहाँ पर मैंने रख दिया है वो मुझे टाइम पे वहाँ से मिल जाना चाहिए, उस चीज़ को खोजने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो इससे क्या होता है, इंसान जो होता है, जब कोई ऐसा इंसान जिसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो, तुम किसी टाइम उठ रहे हो वो किसी टाइम उठ रहा है, वो नॉन वेज खा रहा है तुम वेजिटेरियन हो, वो गंदे कपड़े पहन के भी चल दे रहा है, आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है चीज़ें, स्मोकिंग कर रहा है आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो बहुत सारे मतलब जैसे मुझे क्या है, अपना खाना खाया तुरंत बर्तन धुल कर धर दो, ठीक है। पर लेकिन कोई साथ में आएगा तो क्या करेगा, बर्तन धुल छोड़ दो यार सुबह धुल लेंगे, तो वो पूरी रात ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो वो चीज़ मुझे इरिटेट करने लगती है। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब किसी इंसान के साथ में मैं रहना स्टार्ट करता हूँ मुझे क्या क्या अनकंफर्टेबिलिटी आती है, ठीक है। मैं जैसे कपड़े निकाले अपना, उसको डाल दिया अपना धुलने के लिए, अपना तुरंत सुखा दिए, मतलब मुझे ये विश्वास है कि जो भी मैं काम करूँ उसको तुरंत निपटा दूँ, उसको पेंडिंग करके ना छोड़ूं। पर लेकिन जब किसी के साथ में मैं होने लगता हूँ, रहने लगता हूँ कुछ टाइम के लिए, कोई दोस्त आ गया कुछ इस तरीके से कहीं पर, तो मुझे कुछ हद तक 1-2 दिन तो मैं झेल जाता हूँ, मैंने कहा ठीक है चला जाएगा चला जाएगा, पर उससे ज़्यादा जो चीज़ें खींचने लगती है और वो रेगुलर हैबिट बन जाती है, तो मुझे अंदर से फिर इरिटेशन होने लगती है। तो इस तरीके से वहाँ पर गुस्सा भी आता है कई बार कि यार बोलूँ तो फिर ये कहेगा कि क्या मतलब बोल रहे हैं उसको ऐसा मत कर, तो समझ में नहीं आ रही उसको। तो जब किसी रिलेशनशिप में आप लोग जाते हो तो ये बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है, ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इंसान जो दूर दूर से अच्छी चीज़ दिख रही है वो पास में जाकर उसकी नेगेटिव चीज़ें भी पकड़ना स्टार्ट कर देता है, और कई बार तो इतना गुस्सा उस इंसान को आता है कि मन करता है कि बस भाग जाए छोड़कर, ठीक है। तो काफ़ी फेमस हुआ था बिपाशा बसु और जॉन इब्राहिम का रिलेशनशिप, क्योंकि वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे कानून जो हैं रिसेंटली अभी चेंज किए गए, उन सब के सब कानूनों में कहीं ना कहीं पहले जैसे अबॉर्शन वाला था, अनमैरिड वुमेन जो लड़की है उसको अबॉर्शन करना अलाउ नहीं था, पर ऐसे ऐसे आज की डेट में रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से अलाउ कर दिया गया कि हाँ इंसान जो है वो अपना अबॉर्शन कर सकता है, मतलब एक तरीके से लड़की जो है अबॉर्शन कर सकती है, इंसान क्या बोल रहा हूँ मतलब, तो यहाँ पर ताकि जिंदगी जो है वो अपनी अच्छे से अपने हिसाब से जी सके, तो ये अच्छा अधिकार दिया एक तरीके से। पर लेकिन इस अधिकार के तहत यहाँ पर लोग जो हैं अपनी जो एक तरीके से मैच्योरिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप को लेकर वो नहीं समझ पाते हैं। अभी यहाँ पर सबको किसी न किसी चीज़ के इंडिकेशन मिलते हैं। ये जो इंसान है यहाँ पर, जो लड़का दिख रहा है, जो इतना प्यार दिखा रहा है यहाँ पर, ये लड़का जो है बेसिकली इस लड़की को बहुत बुरी तरह पीटने लगा, इरिटेट होने लगा, जरा जरा सी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती थी, और लड़ाई इतनी एक्सट्रीम हो जाती थी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन बहुत ही एक तरीके से आप से बाहर भी कई बार हो जाती थी, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हुआ क्या, जो लड़की है उसके घर वाले उसके कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, पर वो कहता है ना कि घर वाले भले ही आप लोगों के साथ में ना हो, उनकी आप लोगों पर नज़र जरूर रहती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कम से कम पता रहना चाहिए। तो ये माना गया कि लड़की को घर वाले
जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है फॉलो करते रहते थे। ये टाइम टू टाइम जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट अपडेट करती रहती थी, तो घर वालों को भी पता चलता रहता था कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी सही चल रही है। पर लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पर 1 महीना हो गया, पोस्ट नहीं आ रही है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अब घर वालों को यहाँ पर टेंशन होनी स्टार्ट होती है। मतलब कि एक तरीके से ना, एक आध दिन आप लोग इधर उधर हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो फिर यहाँ पर घर वालों को टेंशन होने लगी, यार गया तो गया कहाँ इंसान, तो आप लोगों से कॉन्टैक्ट साधने की कोशिश करेंगे तो फ़ोन नंबर जो है वो नहीं मिल रहा है। तो पिताश्री जो है वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये रह रहे थे, तो वहाँ पर जो है ताला लगा हुआ मिलता है। तो वो क्या करते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि बेटी जो है वो गुमशुदा है। तो यहाँ पर पता है कि किसके साथ में रह रही है, वो तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी उनको वहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली जब यहाँ पर कार्रवाई की जाती है तो ये इंसान जो है, इसका नाम सामने निकल कर आता है और पता चलता है कि ये भाई साहब 6 महीने पहले ही उस लड़की को मार चुके हैं और उसके छोटे छोटे लगभग 35-36 टुकड़े कर कर इस इंसान ने क्या किया, बाकायदा एक फ्रिज खरीद कर लेकर आया नया, और उस फ्रिज में उन टुकड़ों को रखा, और उन टुकड़ों को उन फ्रिज में रखकर इसने टाइम टू टाइम कुछ कुछ टुकड़े निकाले और फिर उनको बाहर अलग अलग जगह पर उनको फेंकना स्टार्ट कर दिया। मतलब सबसे ज़्यादा तो मुझे एक अंदर से जो फील वो आई, मैंने कहा ये इंसान उस पर्टिकुलर फ्रिज में एक लड़की को काट के रख दिया है और उस घर में ये आराम से रह भी रहा है 6 महीने तक। भाई साहब समझ रहे हो आप लोग क्या माइंड की हालत होगी, वो भी उस इंसान के साथ में जिसको लाइक कर रहा है, जिसको पसंद कर रहा है, उसके साथ में रह के इसने हरकतें कर दी, और उसके साथ में भी नॉर्मली उसको एक तरीके से सिस्टमेटिक में सोच रहा है कि बच जाऊं किसी न किसी तरीके से, वो काम कर रहा है। तो गुस्से में यहाँ पर आकर इसने गला दबाया और फिर इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस करे और फिर उनको बाकायदा फ्रिज लाकर फ्रिज में रख दिया, और आराम से कभी उसके 2-3 ने एक तरीके से कभी हाथ ले गया, कभी पैर ले गया, कभी बुंडी ले गया, अलग अलग ले जाकर उनको फेंकता रहा अलग अलग रीजन में। तो यहाँ पर ये कंडीशन इस इंसान ने जो है, रात को निकलता था लगभग 2 बजे, ये देखिए यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, प्लास्टिक बैग में यहाँ पर उसको डालकर रात को लगभग 2 बजे निकलता था, और जहाँ भी आसपास में कोई फॉरेस्ट होता था वहाँ पर उसको फेंक के जो है वो आ जाता था। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मतलब इसने जो है पूरा अपना एक जुगाड़ किया कि यहाँ पर इस तरीके से बच जाए, पर लेकिन वही है कि जैसी करनी वैसी भरनी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे पुलिस को यहाँ पर पता है यार, आप लोगों को पुलिस के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग मूवीज में देखते हैं, जब पुलिस अपने पे आती है ना भाई साहब, मुर्दे से भी चीज़ें निकलवा लेती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और खासकर जब बात की जाए यहाँ पर, जब नेशनल लेवल पर जो पुलिस है उसके बारे में आप लोग बात करें, ये ऐसी पुलिस है जो कि ऐसे जो बेसिकली कांड होते हैं उनको टैकल करने के लिए जानी जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यहाँ पर तुरंत सारी चीज़ें जो है इंसान ने उगल दी एक ही झटके में कि ऐसे ऐसे हुआ और गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया, बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी और मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। पर लेकिन सबसे जो मुझे बड़ी गलती यहाँ पर लग रही है वो लड़की की लग रही है। क्यों? क्योंकि जब इंसान आपके साथ में किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है वो एकदम रिएक्शन निकल के नहीं आती है। वो इंसान जो है वो इस तरीके से हरकतें कर रहा है इतने लंबे समय से, मुझे ये लगता है कि उसी टाइम जो है इंसान से अपनी कल्टी काट लेनी चाहिए। ये इसको ऐसा नहीं कि पहले मार रहा था, उससे पहले भी कई बार इसको पीटा करता था, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था। यहाँ पर जिस रिलेशनशिप में आप लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलती है वो रिलेशनशिप किसी काम की नहीं है। प्यार जो है वो बहुत दूर की चीज़ होती है मेरे हिसाब से यार। ठीक है, आप लोगों का परसेप्शन कुछ और हो सकता है, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले आप लोगों की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद में रेस्पेक्ट जहाँ होती है वहाँ प्यार अपना हो ही जाता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, प्यार हो ही जाएगा अगर रेस्पेक्ट है। पर लेकिन अगर यहाँ पर रेस्पेक्ट जो है वो खत्म होनी स्टार्ट हो गई तो ये प्यार जो है वो क्षण भर में आप लोगों का गायब हो जाएगा, आप लोगों को दिखेगा भी नहीं। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ढंग से, अपने पेरेंट्स से, माता पिता से हम लोग रेस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, इसलिए प्यार जो है वो अपने आप ही आ जाता है निकल कर। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें इंट्यूशन पहले से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि ये रिलेशनशिप कैसी है। टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो अगर उसमें से छोड़कर निकल जाए तो अपनी जान बची रह सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस लड़की की जान चली गई इस लिविंग रिलेशनशिप के चक्कर में, वो भी घर वालों से लड़कर इसके साथ में रह रही है, इस इंसान के साथ में। उसके बाद भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सोशल मीडिया के थ्रू वैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा जो सीखने वाला मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी फ्रिज में पैक नहीं होना है और आप लोगों को इन सब चीज़ों से डिस्टेंस बनाकर रखनी है, तो कम से कम आप लोगों को ये चीज़ें जो है थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हाँ, मानता हूँ कि आप लोग ये अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत आप लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि किसी इंसान के साथ में कितनी लिमिटेड वे में आप लोगों को काम करना है। उससे फालतू अगर ये अपनी हरकतें पार करता है, इंसान तुम्हारे ऊपर थप्पड़ उठा रहा है, कभी भी उठाकर तुमको मार दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। ठीक है, ये बड़ा ही रेगुलर बिहेव हो गया। किसी भी चीज़ को आप लोगों को अगर किसी इंसान से चाहना तो पहले ही दिन उसको रोक दो। अगर उसके बाद में आप लोग कंटिन्यू करवाते हो तो सामने वाला इंसान की हैबिट बन जाती है, और जब वो नेचर बन गया और उसको लग भी रहा है कि टॉलरेट कर रहा है तो फिर इंसान रुकता नहीं है।
तो ये चीज़ें हमेशा आप लोग लाइफ में आप लोग के काम आने वाली है, और ये हर जगह रिलेशनशिप में आप लोग काम आएगी, चाहे यार दोस्त के साथ में हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कहीं पर भी आप लोग इंप्लीमेंट कर लेना। रेस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा आप लोगों को तवज्जो देनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जहां पर भी लगने लगे टॉक्सिक हो रहा है, पहले आप लोगों की प्रोग्रेस अच्छी रहा करती थी, इस इंसान के साथ में आगे प्रोग्रेस डाउन होने लगी है, मेरा तो ये मानना है कि यार उस रिलेशनशिप में से निकल जाना ही बेटर है, उससे पहले कि कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिले। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग जरूर बताएगा। तो मुझे लगा ये टॉपिक इस तरीके से डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जाए। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लिविंग रिलेशनशिप वाले, ये आप लोग याद रखते हैं आर्टिकल 21, ये आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाँ किसके तहत आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी मिलती है, आप लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पर ये रह रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर, लेकिन उसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा अपने घर वालों से बातें हमेशा डिस्कस करते रहने चाहिए। सोचो घर वालों को अगर ये बताते भी ना कि रूम कहाँ पर है, तो हो सकता है शायद इन चीज़ों का पता भी ना चलता। घर वालों को ये लड़की बताती ना कि ये लड़का कौन है, तो इस लड़के का तो मतलब करके निकल जाता, कुछ भी पता भी नहीं चलता यहाँ पर। तो इसलिए किसी न किसी इंसान को चीज़ें बता के रखो अपने घर वालों को, ताकि कम से कम ये पता रहे कि हाँ ऐसा कुछ जिंदगी में चल रहा है और बाद में उसका सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आई होप कि आप लोग पूरी चीज़ समझ गए होंगे। सारी जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से निकाली थी, सारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं तसल्ली में। तो रिलेशनशिप में जाने से पहले अपना करियर बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और सोशल मीडिया की रिलेशनशिप से तो बहुत डिस्टेंस बना के रखना है। ये बातें मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। ओके, तो बताना क्या आप लोगों को इसके बारे में क्या सीखने को मिला, ये जरूर बताएगा, जो चीज़ आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो। अब एक बच्चा कह रहा था सर ये टॉपिक कवर क्यों नहीं किया, कल मैसेज आ रहा है, आज मैसेज, वो परसों मैसेज आया, मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट डे कवर नहीं किया। पर लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जा रही है ना, मतलब क्या ही बताऊँ बस आप लोगों को, इतने ज़्यादा चक्कर लग जा रहे हैं आजकल इधर उधर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। पर टेंशन मत लेना, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जल्दी, तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर ये, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 16 नवंबर को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया था। और हाँ, एक और बात याद आ गई मुझे बातों ही बातों में, एक बच्चा कह रहा है कि सर अब की बार सरप्राइज देने वाला हूँ SLV फाउंडेशन डे के बारे में। मतलब मुझे माइंड से निकल जाता है कई बार, आप लोग याद दिलाते हैं। तो कह रहा है सर 24 नवंबर के लिए सरप्राइज के लिए तैयार रहना। थैंक्स यार, मतलब आप लोग ये चीज़ें याद दिलाते हो, कई बार मेरे तो माइंड से निकल जाती हैं, कसम से मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। ठीक है, तो कह रहा है कि सर मैंने सरप्राइज रख रखा है आपके लिए। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, तो यहाँ पर टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से हिंदी में आप लोग एक तरीके से सहिष्णुता बेसिकली बोल सकते हैं। तो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग इसको, आज की डेट में टॉलरेंस हालांकि देखने को मिलता नहीं है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और खासकर एक्सेप्ट करना चाहिए एक दूसरे को। कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग जरा सी देर में ना, कुछ ऐसी कंडीशन आई मान लीजिए, ठीक है, एक तरीके से गुस्सा आ गया तो जरा सी देर में उसके ऊपर कुछ भी बक देते हैं। थोड़ा सा अगर किसी के साथ में लड़ाई भी हो रही है ना, आप लोग वहां पर भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई इंसान आप लोगों को कुछ बोल के चला गया, तुरंत उसको रिप्लाई मत करो, कुछ टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए भी अगर आप लोग अपने आप को शांत कर लो ना उस मोमेंट पर, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर उसी टाइम उस लोकेशन को छोड़ के चले जाओ और बैठकर शांति में सोचो, तो बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और खासकर कहीं ना कहीं जो कल्चर होती है और जो एक ह्यूमन बीइंग का जो एक नेचर होना चाहिए, उसमें हम लोग के अंदर में टॉलरेंस कम से कम होना चाहिए कि हम लोग चीज़ों को सहज तरीके से एक्सेप्ट करें। तो ये डे उसी के लिए यहाँ पर प्रेरणा देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, और एग्जाम में क्वेश्चन तो बाद में बनेगा, उससे पहले आप लोगों को सिचुएशन पता होनी चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है, ताकि उस चीज़ के साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाओ, और आप लोगों से कोई बात करे तो सामने वाले को बता पाओ कि हाँ ऐसा नहीं भाई ऐसा होता है, तो चीज़ें आप लोग डिस्कस भी कर पाओ। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को डेवलप करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है जो कि आसपास में क्या हो रहा है वो समझ सके। तो ये आप लोगों का मेन गोल होना चाहिए, ना कि ये बस एग्जाम निकाल के और ठीक है, वो एग्जाम तो निकल जाएगा जब आप लोग अपने ऊपर कमांड कर लोगे। एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे पहले अपने ऊपर कमांड करना सीखो। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और वो भी किसके बेस पे, वो है जेंडर के बेस पे। जेंडर मतलब जेंडर के बारे में, इनके लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता है। आप लोगों को पता है टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि लड़का और लड़की में इक्वेलिटी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर गोल रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, यहाँ पर एक गोल है 10वें नंबर पर, जिसको बोलते हैं रिड्यूस इनइक्वेलिटी, यानी कि वो भी बोलता है कि इनइक्वेलिटी जो है सोसाइटी में, अमीरी गरीबी, वो सब भी यहाँ पर रिड्यूस होना चाहिए। तो ये गोल आप लोग याद रखिएगा।
5वां और 10वां, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी की थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाए। ये 2 गोल कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो कि है प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रिपोर्ट का नाम है यहाँ पर, एंड द जेंडर, ये है बेसिकली एक तरीके से जो रिपोर्ट है, ये पूरा रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखिए क्योंकि छोटा होता आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो पूरा है यहाँ पर जेंडर स्नैपशॉट 2022, ये पूरा रिपोर्ट है, इसका नाम टाइटल। ठीक है, तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो 2 बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन वुमेन। यूएन वुमेन जो है ये एक ग्रुप, और इसी के साथ में मिलकर यहाँ पर बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, उन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर यूएन के जो पार्ट हैं इनके द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें यह बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो बोला गया कि जेंडर इक्वलिटी को हम लोगों को लेकर आना है 2030 तक, तो वो कहीं आगे संभावना लक्षण लग नहीं रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे, यानी कि उस ट्रैक पर हम लोग चल ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर इसको अचीव कर पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों, तो उसके लिए वो बाकायदा डेटा देते हैं आप लोगों के सामने ताकि आप लोग विश्वास कर सको कि हवा में बातें नहीं की जा रही है भाई साहब, इसके पीछे फैक्ट है। क्या इनके द्वारा बोला गया है कि 380 मिलियन का मतलब है, मिलियन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो लाख हो जाएंगे, इसका मतलब हो गया कि 38 करोड़ महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में रह रही हैं, यानी कि जिंदगी जैसे तैसे कट रही है, बस उनको प्रॉपर ना खाना मिल रहा है, ना प्रॉपर उनको कोई काम मिल रहा है, ना जिंदगी बस ऐसी है कि एक तरीके से ये वाली कि एक हाथ में बच्चा और सर पे पानी, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल गई है। एक हाथ में बच्चा सर पे पानी, ऐसे ही कट जा रही है जवानी और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएगी ये कहानी। तो ये कहने के लिए तो एक मुहावरा हो गया, बन गया, पता नहीं ऐसे निकल गया मुंह से, पर इन रियलिटी यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चा पानी, कहाँ जा रही है कहानी, ऐसे ही बीच जाएगी ये जवानी। इसमें अगर आप लोग फैक्ट देखोगे तो 3 में से हर एक महिला ऐसी है जो फूड इनसिक्योरिटी को फोकस कर रही है, यानी कि एक तरीके से आज की डेट में 3 महिला हैं अगर सोसाइटी के अंदर में, हर एक तीसरी में से एक महिला जो है, हर 3 में से एक महिला को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पहला जो मैंने बोला एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रह रही हैं, हर 3 में से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरी जो पॉइंट आप लोगों के सामने है, जो अबॉर्शन होता है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अनसेफ अबॉर्शन, उसकी वजह से जो महिलाएं आज के डेट में दिक्कत झेल रही हैं, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही हैं। अगर किसी की प्रेगनेंसी हो जाती है, सबसे बड़ी कंडीशन तो ये होती है कि वो जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कैसे करना है। कई बार झोला छाप डॉक्टर के पास में जाता है, और अब तो ये भी था कि जो शादीशुदा लड़की नहीं है तो वो एक तरीके से अबॉर्ट भी नहीं कर सकती थी, पर लेकिन अभी जो लेटेस्ट कानून आया उसमें अलाउ कर दिया गया है, जो खासकर मैंने अभी आप लोगों से बेसिकली 21 आर्टिकल जो है उसमें लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है। तो लिविंग रिलेशनशिप के थ्रू अभी शादी तो यहाँ पर होनी रही है, पर लेकिन बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं इस कंडीशन में यहाँ पर बोला है कि वो अबॉर्ट करना चाहे तो बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया। पर लेकिन फिर भी अनसेफ अबॉर्शन देखने को मिलते हैं तो उसको भी रोकना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो सबसे एक और जो मुझे काफ़ी सोचने के लिए मजबूर कर रही है वो ये है कि सोचो आप लोगों के दिन का जो पूरा डे है उसमें से पर डे आप लोगों का लगभग 1 घंटा यानी कि 50 मिनट के करीब जो है ये एवरेज है। भाई कई सारी लड़कियों के, औरतों के लिए और बहुत बड़ी दिक्कत होगी, जो महिलाएं और लड़की हैं उनका डेली 1 घंटा पानी को कलेक्ट करने में जाता है, यानी कि पानी भरकर लेकर आने में। याद होगा आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों से रिसेंटली एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बात की थी कि पानी की कितनी किल्लत है देश के अंदर में। उसकी वजह से महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर में जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहां पर वाटर वाइफ्स रखी जाती हैं, यानी कि एक शादी इसलिए की जाती है ताकि औरत जो है वो पानी को ढो ढो कर लेकर आ सके। तो ये कंडीशन है देश के अंदर में जिसकी वजह से सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर छपी हुई हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अगर वुमेन के बारे में, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए तो ये पॉइंट आप लोग वहाँ पर भी इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लिए जो कि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर ग्लोबल वैक्सीन जो मेकर रिपोर्ट है उसके बारे में आप लोगों ने बोला था कि मार्केट में जो एक दवाई आ रही है उसके ऊपर जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया आपने। तो यार ऑलरेडी टेलीग्राम पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो वो आप लोग अगर लग रहा है डाउनलोड करनी है तो कर लीजिएगा। और इसी के साथ में कल का दिन जो है वो ऑफिशियल तरीके से बता रहा हूँ, ऑफिशियल तरीके से अर्थ पे जो लोगों की संख्या है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने
बेसिकली यहाँ पर शेयर की थी। हालांकि ये सारे सोशल मीडिया पर मैंने डाल दी थी ताकि आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये फेसबुक पर भी डाली थी, ये ट्विटर पर भी डाली थी, और ये टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने डाल दी थी। इवन कम्युनिटी टैग में भी आप लोगों ने देखा होगा ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल को कोई पूछे तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने वाली है और पॉपुलेशन कहाँ जाकर ये रुकने वाली है। ठीक है, तो ये है कुछ डेटा। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी। एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ये है डिजिटल लॉकर के बारे में। डिजिटल लॉकर नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनलाइन आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सिंगवा कर इसके अंदर रख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कई बार आप लोगों की सिचुएशन देखने को मिलती है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है, पहले जैसे लोग भर्ती में जाया करते थे, ठीक है, तो वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, कहीं इंटरव्यू के लिए गए तो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, कई बार डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे तो मैसेज भी आते हैं कमेंट बॉक्स में भी कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, कि किसी के डॉक्यूमेंट्स सर मुझे मिले हैं, सर उसके बारे में बता देना। तो कई सारी चीज़ें अक्सर जो है ये आप लोगों से मैंने डिस्कस भी की है। तो उन सारी सिचुएशन को दूर करने के लिए डिजी लॉकर यहाँ पर बना दिया गया, और ये ऐसा लॉकर है जहां पर आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ताकि कल को अगर कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, तो ये आप लोग वहां पर इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसमें यूजर बेस्ड कंटेंट आप लोगों का देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोगों के अकाउंट में जो भी आप लोग रखेंगे उसका पासवर्ड आप लोगों के पास में होगा, वो सारा डेटा आपके पास में होगा। फुल्ली सिक्योर और एक्सेसिबल है, यानी कि जहां पर भी चाहे अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने जो आप लोगों की मार्कशीट वगैरह जो भी आप लोगों के पास में जो डॉक्यूमेंट्स थे सारी, वो जहां भी चाहें आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। एनीवेयर एनी टाइम, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल, दोनों जगह आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, फोटोकॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कहीं पर जब आप लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू वगैरह देने, तो दुनिया भर का डेटा इकट्ठा करके ले जाना पड़ता है, तो उसको सबको साइड में करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा ये काम किया गया। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज की डेट में भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके याद रखिएगा, उसके द्वारा इसको जो है डिजी लॉकर को इनेबल किया गया कि एक ऐसी चीज यहाँ पर होनी चाहिए। अभी क्यों न्यूज में आ रहा है, ये तो पुरानी न्यूज है, डिजी लॉकर तो आज का नहीं है, काफी पुराना है, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो सर इसको? अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ यार, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसको डिजी लॉकर के साथ में अटैच कर दिया है, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जो रिकॉर्ड हैं आप लोगों के, वो भी आप लोगों के डिजी लॉकर में जो है वो रखे जा सकें। और कल को किसी डॉक्टर के पास में अगर आप लोग जाते हैं और वहां पर आप लोगों की पूरी हिस्ट्री खुलकर आ जाएगी, कौन कौन सी बीमारी कब कब हुई है, ताकि डॉक्टर उसी के बेस पर इलाज कर सके। और ये सारा डेटा वो है जो कि प्राइवेट रखा जाएगा, क्योंकि मुझे कोई बीमारी अगर है तो वो बीमारी ऐसा नहीं कि पब्लिकली बताई जाएगी कि इस इंसान को ये बीमारी है, ठीक है। किसी को बीमारी है, वो नहीं चाह रहा किसी को ये बीमारी का पता चले, ठीक है। अगर किसी को बताना है तो खुद से बता दे, पर लेकिन ये इसको डेटा को सेव रखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रही है, ताकि हेल्थ का रिकॉर्ड भी इसके अंदर रखा जा सके। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो कि लॉन्च किया गया था, उसके पीछे का जो पर्पज था वो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ अब नजर आ रहा है, कि ताकि डिजिटली वेरीफाई किया जा सके डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जा चुके हैं। और इसके लिए एक अमेंडमेंट भी किया गया। अमेंडमेंट कहीं में किया गया तो याद रखिएगा, यहां पर रूल 9A, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2016 का है यहाँ पर। इसके तहत यहाँ पर ये सारा सिस्टम जो है वो अलाउ किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, एक तरीके से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, रियल टाइम में इनको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो जहाँ पर भी आप लोग जाओ। तो काफ़ी प्रोडक्टिव यहाँ पर ये सिस्टम है। आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिसने आज तक डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया है, पहले तो ये बताइए, ठीक है, किया है या फिर आगे करने वाले हो बताइए, क्योंकि इस पे आप लोग सारी चीज़ें अपनी सिंगवा कर रख सकते हो बिना किसी टेंशन के। और गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, कोई प्राइवेसी वाला इशू भी नहीं है कि कोई प्राइवेट वाला आप लोगों का डेटा बेचेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का नंबर गया बैंक के पास में और तुरंत प्राइवेट बैंक में जैसे नंबर जाता है, तुरंत आप लोगों के पास में प्रॉपर्टी डीलर के जो है कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलान टीम का ना, इतना दिमाग की दही होती है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आई होप कि ये जिंदगी में चीज़ें जो प्रोडक्टिव हैं गवर्नमेंट की हैं उनको आप लोग इंप्लीमेंट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है, कहीं डाउट हो, कोई बातें हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ओके। दोस्तों, क्या आप लोग मच्छर से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज आप लोगों को एक ऐसा इलाज बताऊंगा। एक कंट्री ने मच्छर की कहानी खत्म कर डाली। मतलब क्या था इसका, एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में भी आप लोगों से बताऊंगा, मच्छर के बारे में। वैसे मच्छर का गाना किसको पसंद आता है? कान में आके गाना सुनाता है, डोला रे डोला मंडोला आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर बाल बचिया।
पद्धति यानी कि बाल बचिया मेथड के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। आखिर क्या है ये मेथड, किस किस ने इसके बारे में सुना है, पहले तो ये बताओ। बाकी जब मैं डिस्कस करूंगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। क्यों है आर्टिकल, क्योंकि डाउन टू अर्थ एक ऐसी मैगजीन है जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अंदर आर्टिकल लिखा गया कि इज इट क्लाइमेट चेंज दैट इम्पैक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ डेंगू इन इंडिया, यानी क्लाइमेट चेंज जो है वो मच्छरों की किस तरीके से हमारे देश में कंडीशन रहने वाली है, कैसी उसकी ट्रेजेक्ट्री बढ़ता है घटता रहने वाला है, वो यहाँ पर इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से वैसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों का ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, हेल्थ वाला टॉपिक। तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो डेंगू जो होता है यहाँ पर, जिसको आप लोग इंग्लिश में डेंगू बोलते हैं, अगर लेट विड्रोअल मानसून का होता है, यानी कि मानसून जो आता है आप लोगों को पता है जून के महीने में एंट्री करता है, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर के महीने में रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा लेट रिटर्न जाता है मानसून, तो माना यह जा रहा है कि इसकी वजह से जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बात तो इनके द्वारा बोली गई। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सुनकर आप लोगों को बहुत सारी सरप्राइजिंग बातें लगेंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि क्या मच्छर से फैलने वाली बीमारी बस हमारे ही देश के अंदर देखने को मिलती है? तो ये बिल्कुल भ्रांति है आप लोगों के माइंड में कि हमारा ही देश इस प्रॉब्लम से जूझता है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि वन ऑफ कंट्री हमारी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में देखें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है ब्राज़ील के अंदर, आप लोग देखो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैक्सिको के अंदर आप लोग देखो, फिर हमारा देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो टॉप कंट्री है उनमें हमारा देश जो है वो शुमार आप लोगों को नजर आएगा। तो ये वर्ल्ड वाइड जो डेंगू के केस आए हैं उसके बारे में एक एनालिसिस किया गया और ये डेटा आप लोगों के सामने जो है दिखा रहा हूँ मैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया भर में यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो डेंगू के केस हैं, अगर इसकी वजह से जो डेथ हो रही है हमारे देश के अंदर में, वो भी आप लोग समझ सकते हैं, वो भी जिगजैग वे में, यानी कभी घटती रहती हैं कभी बढ़ती रहती हैं। पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ डेथ हैं ये आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी कि मच्छर जनित बीमारी से लोगों की जान तक चली जाती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी भयानक बीमारी है यहाँ पर, अगर इसके बारे में कोई बात करें। जब ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की जान तक ले लेती है, तो इसका संहार करना तो इसका बनता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर में एक पर्टिकुलर सिस्टम को यूज़ किया गया, जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्या था यहाँ पर? ये था वोलबचिया। तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वोलबचिया बेसिकली क्या है यहाँ पर? वोलबचिया जो है ये एक नेचुरल बैक्टीरिया है जो कि मैक्सिमम जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें पाया जाता है, कुछ मच्छरों में भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो ये एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, यानी कि जो फीमेल मच्छर है जिसके काटने से इंसानों की जो है वो जान जाती है, उसके अंदर में ये नेचुरल तरीके से नहीं पाया जाता है। और यही जो एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, यही जीका, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सारी जो एक तरीके से जननी जो है इन मच्छरों की, यहाँ पर ये फीमेल मच्छर है, यानी कि चुड़ैल मच्छर आप लोग इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर जो ये वोलबचिया है ये ह्यूमन के लिए सेफ है, एनिमल या फिर इन्वायरमेंट के लिए। पर लेकिन जब ये बैक्टीरिया ये मच्छरों के अंदर में आ जाता है तो मच्छरों की जो डेंगू फीवर या फिर डेंगू बीमारी है उसको फैलाने की जो क्षमता है उसकी कम हो जाती है, यानी कि ये बीमारी जो है वो नहीं फैला पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो बड़ा ही आसान सा सोल्यूशन इनके द्वारा देखा गया कि वो एरिया जहाँ पर मच्छरों की वजह से बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है वोलबचिया, ये मच्छरों के अंदर बैक्टीरिया जो है बेसिकली छोड़ा गया, यानी कुछ ऐसे मच्छर छोड़े गए जिनके अंदर ये बैक्टीरिया था। उन मच्छरों ने जब दूसरे मच्छरों के साथ में जाकर कांटेक्ट किए और एक नई ब्रीड जो निकल कर आई मच्छरों की, तो यहाँ पर बहुत सारे मच्छर ऐसे होते चले गए जिसके साथ में ब्रीडिंग करते रहे और फिर नए मच्छर पैदा होते रहे। उनके अंदर में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसका नाम मैंने भी आप लोगों को बताया है बेसिकली वोलबचिया, ये बैक्टीरिया मैक्सिमम मच्छरों के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म होता चला गया। अब एक मच्छर के अंदर आ गया, उसने दूसरे के साथ में संबंध बनाए, फिर नया मच्छर पैदा हुआ उसके अंदर आ गया, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ ही टाइम के अंदर में यहाँ पर ये बहुत लार्ज स्केल पर जो मच्छर थे, हर एक मच्छर के अंदर आप लोगों को ये बैक्टीरिया देखने को मिलने लगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा यार मच्छर जीता कितने दिन है। तो यहाँ पर जो फीमेल मच्छर है अगर उसके बारे में बात करें वो लगभग 42 से 56 दिन तक जीती है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर फीमेल मच्छर जो है वो बेसिकली इतने दिन तक जीती है, जबकि मेल मच्छर है उसकी ज़िंदगी जो है इसके कंपेयर में 1/4 होती है, यानी कि ओनली 10 दिन के करीब यहाँ पर आप लोगों को मेल मच्छर जो है वो जीता हुआ नजर आएगा।
तो सोचो यहाँ पर जो फीमेल मच्छर है यहाँ पर, अगर एक मच्छर जो है 56 दिनों के अंदर में यहाँ पर मर रहा है, फिर नए बच्चे उसके द्वारा जो पैदा किए जा रहे हैं उससे पहले, तो वो मच्छर वो होंगे सारे जिनके अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया जो है वो पहुंच चुका होगा। और उस बैक्टीरिया के पहुंचने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि पर्टिकुलर एक ऐसी संख्या तैयार हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब लगभग 27 मंथ के अंदर में, यानी कि लगभग अगर आप लोग बात करें एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 दूनी 24, मोटे मोटे तौर पर 12.25 महीने आप लोग बोल, सॉरी 2.25 साल आप लोग बोल सकते हैं। तो 2.25 साल यानी कि 27 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो डेंगू के केस थे वो 77% यानी कि 77% जो हैं वो रिड्यूस हो गए। अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप लोग ये देखिए। यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं पा रहा था, मच्छर काटेंगे ही काटेंगे, उन मच्छरों को ही इस तरीके से नपुंसक बना दिया कि वो काटे तो अब ये बीमारी ना फैले, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया इंसानों के लिए जो है ये खतरनाक नहीं है, ये भी एक बच्ची बात बोल सकते हैं। ये इंडोनेशिया में यूज़ किया गया, क्या इंडिया के अंदर भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट यूज़ किया गया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर वर्क कर रही है यहाँ पर सिमिलर प्रोजेक्ट जो है एंडीज इजिप्टी को यहाँ पर वोलबाचा बैक्टीरिया को यूज़ करने के लिए पोंडिचेरी वाले रीजन में। तो देखते हैं इसको कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे देश में भी इसके ऊपर ट्राई मारी गई अलग अलग रीजन में, ताकि मच्छरों को यहाँ पर उनसे छुटकारा पाया जा सके। वरना अगर अपने देश में आप लोग देखोगे शायद ही कोई ऐसा रीजन होगा जहाँ पर मच्छर नहीं है। आप लोग बताओ आप लोग किस रीजन में रहते हैं, क्या आप लोग यहाँ पर मच्छर हैं या फिर नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना। और मच्छरों से बचने के लिए आप लोग कौन कौन से इलाज ढूंढते हो ताकि बेसिकली मच्छरों से बचा जा सके। क्योंकि सारी बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी जो भी अभी मैंने बीमारियाँ आप लोगों को गिनवाई हैं यहाँ पर, ये सारी मच्छरों की देन है। तो ये मच्छर, आप लोगों ने नाना पाटेकर का डायलॉग सुना होगा, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, सुना है वो डायलॉग? तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान जाती है। तो इसी के ऊपर जब स्टडी की जा रही है और यहाँ पर ये सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बने तो आप लोगों को कन्फ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी। मच्छर से फैलने वाली जो बीमारी होती है वो कैसी बीमारी होती है, याद रखिएगा, वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। तो जो बातें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है, अभी जो रिपोर्ट भी निकल कर आई है उसमें ये बातें बताई जा रही है कि जो मच्छर जनित बीमारी है पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर ये 5.6, ठीक है, ये 5.6 आप लोगों को जो बेसिकली एक सिस्टम में यहाँ पर बढ़ती है यहाँ पर नजर आएगी। मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये इस सिस्टम में बढ़ रही है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर बीमारी जो है एक तरीके से घट नहीं रही है, बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आ रही है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। अभी ये बातें निकल कर आई। तो जो एंडीज इजिप्टी है यहाँ पर, ये काफ़ी लार्ज स्केल पर खासकर ये जो बीमारी फैलती है इन मच्छरों की वजह से, ये एक तरीके से प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम किया जा सकता है, ना कि क्योर के ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा भी बातें बोली जाती है कि हर साल लगभग 100 से लेकर 400 मिलियन डेंगू से इन्फेक्टेड होते हैं लोग, ठीक है, और ये संख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो इसके चलते जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए। हालांकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी दवाई निकाल कर लाई जाए। फर्स्ट फेज की परमिशन यहाँ पर मिल चुके हैं, अभी आगे देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कोई दवाई निकल कर आती है, ठीक है। तो बहुत सारी एरिया में यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं एक तरीके से जो है टेम्प्रेरी तौर पर भी कई सारी दवाइयाँ यूज़ करने की कोशिश की जाती हैं। अभी एक मूवी में देख रहा था, मूवी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, साउथ इंडिया की मूवी थी, उसमें दिखाया गया था कि एक तरीके से जब अंडर ट्रायल वैक्सीन होती है उनको बच्चों के ऊपर ट्रायल किया जाता है कई बार नॉर्मल दवाइयों में मिलाकर, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। तो ये एक ऐसी मूवी थी यहाँ पर, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका, अभी कुछ दिनों पहले मूवी देखी थी, बड़ी ही प्यारी मुझे पर्सनली मूवी लगी थी, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को मच्छर से बचना है तो इलाज मैं आप लोगों को बता दूंगा, वैसे आप लोग सारे जानते हैं मच्छरदानी जो है वो सबसे अच्छा इलाज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, आसपास में आप लोग बेसिकली एक तरीके से कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि मच्छरों को ख़त्म करे, जैसे कि फोग वगैरह की जा सकती है, ठीक है। इसी के साथ में जो पानी है आसपास वाले रीजन में जो फालतू में भरा हुआ है वो पानी आप लोग दूर रखिए खासकर, क्योंकि अब तक कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है जो इसका क्योर कर सके। ये अभी स्टडी के जोन में चीज़ें चल रही हैं, और जब तक कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब प्रिवेंशन की बात आती है तो आप लोग वैक्सीन लगवाते हो, और जब क्योर की बात आती है तो आप लोग मेडिसिन लेते हो। तो बीमार होने के बाद में मेडिसिन लेने से अच्छा है कि वैक्सीन का इस्तेमाल करो, या फिर एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो ताकि बीमारी तक चीज़ें पहुँचे ही ना। अगर मच्छर जनित कोई भी ऐसी बीमारी देखने को मिले तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, सर में दर्द हो गया, आंखों में पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर कुछ भी ऐसी हो चीज़ नहीं है तो अपने आप डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को सीधा जो है भागे भागे डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि भागे भागे नहीं मतलब आराम आराम से डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, अपना इलाज करा के आना है। तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से बीमारियों का लेवल बढ़ रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को खुद से डॉक्टर बनना चाहिए फिलहाल, ठीक है।
ईयर वाइज कुछ स्टेज वाइज और डेटा है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं। फर्स्ट जो डेंगू केस आया था, जो रिपोर्ट किया गया था इंडिया में, वो 1946 में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर ही आ गया था। लग रहा है कि यही छोड़ कर गए थे यहाँ पे, ठीक है। अब अभी यहाँ पर बहुत सारे केसेस हमारे देश में देखते हैं। इंडिया जो है एनीवेयर अगर बात करें बिटवीन 34 से 40% डेंगू जो है एशिया के हमारे देश से निकल कर आते हैं, यानी कि आधे, नहीं आधे में राम और आधे में गाम। सबसे बड़ा जो खतरनाक सिचुएशन हुआ यहाँ पर, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ही जान गए, 1963 में यहाँ पर कोलकाता के अंदर में देखने को मिला। तो इसके चलते अपने आसपास का इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग है उसका इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। एक तो पानी वानी ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, किसी एजुकेटेड एक डॉक्टर से ही मिले जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कैसा टॉपिक है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग क्या लगता है पूछे जाते हैं कि नहीं? तो आप लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है वैसे आप लोगों के लिए बनाए थे। यहाँ पर बोला गया कि द स्प्रेड ऑफ डेंगू इन इंडिया हैज बीन रिलेटेड टू द अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो प्रॉपर एक तरीके से प्लान्ड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं किया गया, उसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो चेंज इन इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड द होस्ट ऑफ द अदर फैक्टर, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2013 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। बात की जा रही है कि अगर बात करें ट्रांसमिशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये टैटू वगैरह है, आप लोगों ने देखा होगा टैटूज वगैरह बनाए जाते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी, उसके बाद हे गाइस ये आदमी यहाँ से आया मेरे पास में टैटू बनवाने 500 किलोमीटर चल के तो वो वाले टैटू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कई सारे लोग जो हैं टैटू बनवाते हैं। कई सारे ऐसे देखा होगा, पहले बॉयफ्रेंड का टैटू बनवाया, ठीक है, अब बॉयफ्रेंड चेंज हो गया तो टैटू चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, मैंने कई सारी वीडियो सामने आई हैं, तो इस चक्कर है। तो यहाँ पर टैटू अगर कोई बनवा रहा है, वैसे अगर आर्मी वगैरह में जाते हैं वहाँ पर कई बार कई सारे बच्चे पूछते हैं टैटू वगैरह तो ना ही बनवाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सही चीज़ नहीं है अगर देखा जाए, पर फिर भी शौकियाना लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उनकी चॉइस है, उनकी बॉडी है, उनका राइट है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी या फिर HIV एड्स, तो यहाँ पर कौन जो है वो इसकी वजह से यहाँ पर फैल सकता है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को ये बताना है कि अगर टैटू वगैरह बनवाए जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा, अगर ये टैटू वगैरह बनवाते हैं तो कौन सा यहाँ पर फैल सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। और ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2013 में पूछा। कॉमन सेंस अगर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, HIV एड्स जो है अगर वो निडल कोई टैटू बनाने के लिए यूज़ की जा रही है एक इंसान से दूसरे इंसान पर, तो आसानी से यहाँ पर फैल सकता है, ठीक है। आप लोगों को पता है, नॉर्मल सी बात है। तो पहली स्टेटमेंट तो आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर चिकनगुनिया जो है, यहाँ पर अगर ये बात करें तो चिकनगुनिया अगर यहाँ पर मैंने बोला मच्छरों के काटने से फैलता है, तो क्या चिकनगुनिया अगर एक इंसान को है, मान लीजिए मुझे चिकनगुनिया हो गया है, मुझे मच्छर ने काटा और वही मच्छर जो आप लोगों को आकर काटने लगे, तो क्या आप लोगों को चिकनगुनिया होगा? तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन इसका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पर बी आ गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर डेंगू के बारे में। तो बोला गया डेंगू का जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिटेड होता है थ्रू जो बाइट करे फीमेल एंडीज, जो कि यहाँ पर मॉस्किटो है, उसके थ्रू। मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट द चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट बोला गया है एंडीज जो है इज ए, ये एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसके बारे में जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। तो एंडीज जो है वो डे टाइम फीडर है, यहाँ पर एक तरीके से दिन में खाना पीना खाकर यहाँ पर जो ट्रांसमिट करते हैं, तो लगभग 400 मीटर तक यहाँ पर ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड डिस्टेंस है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन ऑफ द अबव। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। और मच्छर जनित बीमारी के बारे में जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में रहेगी, और खासकर जब केसेस आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर आप लोगों को आंसर जो है वो बी देखने को मिलेगा, यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फिर गलत कौन सी स्टेटमेंट है? अब हम लोग यहाँ पर वो बातें करते हैं। जो डेंगू बैक्टीरिया बोला गया है, तो बैक्टीरिया नहीं है यहाँ पर, ये वायरस है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये एक वायरल बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट बाकी करेक्ट है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बस गलत थे। तो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने, कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी 2 क्वेश्चन दिए आंसर राइटिंग के लिए, इनको जरूर आप लोग पार्टिसिपेट करना और अच्छे से आंसर राइटिंग करना। देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। अब आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक कर एक्सप्लेन कर दी, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, जहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। और ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को पता ही है, आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से आते हैं या फिर आप लोग नेशनल लेवल की न्यूज़ पे अगर फोकस करते हैं तो इनके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे।
वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल तो ये धनखड़ साहब, पहले यहाँ पर वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा अटेंड किया गया 19th एशियान इंडिया समिट, जो कि कंबोडिया में आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो उसी के बारे में कुछ बेसिक बातें करूंगा आप लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में आप लोगों से यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी होगा। टॉपिक को देखिए इस तरीके से तैयार करना चाहिए हमेशा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात की जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने इवेल्युएट करना है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर थी, खासकर वर्ल्ड वॉर नहीं, पोस्ट कोल्ड वॉर। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सिनेरियो में, यानी कि कोल्ड वॉर चली 1990s तक, जब तक कि यूएसएसआर का विघटन नहीं हुआ, तब तक यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद में पैटर्न जो है वो चेंज हुआ, उसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा। ठीक है, अभी अगर बात करें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो पॉलिसी हुआ करती थी वो लुक ईस्ट की हुआ करती थी, यानी कि हमारी ये पोजीशन है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप लोग इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाओगे, यहाँ पर ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ईस्ट में हम लोग देखा करते थे, देखा मतलब निहारा करते थे इनको कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कि कल को चलकर अगर हम लोग को इनके साथ में काम करना पड़ जाए तो हम लोग आसानी से काम कर सके, तो एक एनालिसिस यहाँ पर करते थे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया। ठीक है, पर लेकिन जैसे यहाँ पर 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला बहुत देख लिया यार, थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया। तो अभी पॉलिसी जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आप लोगों को यहाँ पर 3 मेन पिलर दिखाई देंगे, यानी कि इन कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशन जो बढ़ाने की बात करते हैं, एक तो डीप जो है कल्चर रिलेशन हम लोग बढ़ाते हैं, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे रिलेशन बढ़ाते हैं, और तीसरा जो है यहाँ पर एक तरह सिविलाइजेशन जो टाइज है उसको भी हम लोग एक अच्छे से लेवल पर काम करने को बात करते हैं। फिर यहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और डिफेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर कई सारी एक्सरसाइज इनके साथ में करते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, यानी कि आसियान जो है वो इंडो और पैसिफिक जो रीजन के सेंटर में आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, इसीलिए यहाँ पर इनके साथ में अच्छे रिलेशन हम लोग रखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एक्सटेंड की जा रही है। पीस एंड सिक्योरिटी अलायंस के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि एक दूसरे के साथ में जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये पूरा फोकस रहता है कि एक दूसरे को नुकसान ना हो और बाकी सॉल्यूशन निकले बहुत सारे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो मिलकर यहाँ पर काम कर सके, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। आसियान इंडिया समिट, या फिर ये ईस्ट जो यहाँ पर एशिया समिट, या फिर पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विद इंडिया, ये बहुत सारे ऐसे डायलॉग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो जो मेन थीम है यहाँ पर वो क्या है, वो है आसियान। ठीक है, तो ये आसियान के बारे में ये स्लाइड आप लोगों को याद आती होगी, कभी मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। एक और नई स्लाइड आप लोगों के लिए फॉर्मेशन यहाँ पर की गई है, अब इसमें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से चीजें। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको आसियान बोलते हैं। अभी यहाँ पर इसके ऊपर स्टार आप लोग लगा लेना, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है फिर से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग बोलोगे क्यों, कि सर बाबा बन गए हो क्या? बाबा नहीं बनाओ, बेसिकली यहाँ पर म्यांमार की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, आप लोगों को पता है वियतनाम के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो म्यांमार के बारे में अगर कोई पूछ ले तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि म्यांमार जो है वो हमारे देश के साथ में जब आप लोग बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में अपने बॉर्डर टच करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और सबसे बड़ा बॉर्डर टच जो है वो किसके साथ करता है, अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूं, पॉज कर बताइए वीडियो को। सबसे बड़ा बॉर्डर जो है म्यांमार, वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में टच करता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ पर आप लोगों को ये नजर आ जाएगा, इसलिए जरूरी है सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर इसके ऊपर काम करना। ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, तो इसीलिए इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ ताकि माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ में कवर करके चली जा रही है। तो जो आसियान है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक तरीके से एक सोशल स्टेबिलिटी के बारे में बात करती है एशिया पैसिफिक में। और इसका जो थीम थी इसको बनाने की, वो था बिल्कुल जैसे यूरोपियन यूनियन है, ऐसी हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। मैंने कहते हैं किसी को देखकर कोई और स्टार्ट कर दे इंस्पिरेशन लेकर, कि हाँ ये कर रहा है और हम भी ऐसा कुछ करते हैं। तो इनको इंस्पिरेशन जो मिली यहाँ पर, ये यूरोपियन यूनियन से मिले। 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक में आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी, बैंकॉक थाईलैंड। तो यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका सेक्रेटरीट आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया जकार्ता में देखने को मिलेगा। मोटो ये है कि 1 विजन 1 आइडेंटिटी, यानी कि ये एक तरीके से अपने आप को एक आइडेंटिटी में एक तरीके से डालना चाहते हैं। पर लेकिन जो भी आज के डेट में माहौल बन रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, अगर ढंग से देखा जाए तो। ठीक है, यानी कि आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पर जब आप लोग रहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। आसियान डे 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, क्यों? क्योंकि 8 अगस्त को ये बनाया गया था।
बाकी ये देश है ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार ये 1997 में, और कंबोडिया 1999 में मेंबर यहाँ पर इसका पार्ट बने। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, मैच करने के लिए आ सकता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि कौन कौन किस टाइम जो है इसका मेंबर बना। ये बेसिक चीज़ें हैं यार, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ सारे मेंबर जो हैं वो कहाँ से इसके, ठीक है, सारे मेंबर एक तरीके से एशिया के हैं क्या। जैसे आप लोगों से एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो कल को इससे क्वेश्चन बन जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इंडियन आसियान के बारे में, तो 1996 से यहाँ पर बेसिकली चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर वे में देखने को मिली, जिसमें इंडिया जो है वो मेंबर बना आसियान रीजनल फोरम का, ठीक है। 2002 में यहाँ पर होल्ड की एनुअल लेवल मीटिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2009 में, 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे चले गए, 2014 में यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर इन सर्विस और इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर साइन हो गया, 2018 में सेलिब्रेट किया गया अभी 25 ईयर जो थे यहाँ पर दोनों की रिलेशनशिप के। तो एक अच्छा माहौल आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर जो रही। और आप लोग पता है 2018 में यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया रिपब्लिक ऑफ डे के तौर पर हमारे देश में आसियान की कंट्रीज़ को, तो इसलिए भी यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, खासकर जब हिस्ट्री के साथ में थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करके देख लेते हो। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि इसके बारे में आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी प्रैक्टिस करिए, आप लोग अच्छे से यहाँ पर पार्टिसिपेट करिएगा तो याद भी रहेगा। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन में यहाँ पर 6 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, तो कौन सी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह कि मैकोंग गंगा में जो मैकोंग रिवर है वो चाइना के थ्रू होकर निकलती है, और गंगा रिवर आप लोगों को पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन चाइना मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है। अगर ये भी चीज़ आप लोगों को पता है तो इससे ही आप लोग आंसर निकाल गए, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, आंसर ए हो गया। अगर आप लोगों से पूछ रहे रियलिटी क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हो आप लोग पर रियलिटी में नोट आप लोग भूल जाते हो, नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि हाबड़ ताबड़ में कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और हाबड़ ताबड़ में कोई भी आंसर नहीं देना है। तो बांग्लादेश और चाइना 1 और 3 यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि सी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से बनते हैं, जहां पर थोड़ा सा भी ऐसा मौका मिले तो ये आप लोग समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बना यहाँ पर, रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है कई बार न्यूज में थी यहाँ पर, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, G20, आसियान, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर सार्क। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए, ऐसे ना क्वेश्चन आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछती हैं। और ये क्वेश्चन गलत करने का मतलब सीधा सीधा ये कि आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से बचाना है, तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, आसियान के साथ में जो मेंबर थे यहाँ पर उनके साथ में मिलकर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने अभी डोमेस्टिक कंसर्न यानी कि डोमेस्टिक रीजन की वजह से यहाँ पर इसमें से अपना हाथ खींच लिया, वरना हम लोग भी इसका पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो इंडिया भी इसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कनाडा जैसा कोई यहाँ पर आप लोगों को नजर नहीं आएगा, इसलिए ये दो तो ऑप्शन वैसे आप लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर सी, पर लेकिन फिलहाल इंडिया भी बाहर हो गए यहाँ पर, क्योंकि उसको लग रहा है कि डोमेस्टिक रीजन में अगर हमारे देश के अंदर में जो हम लोग किसानों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो अगर किसी बाहर की कंट्री ने आकर यहाँ पर दबदबा बना लिया तो हमारे किसान जो है भूखे मर जाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में था, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया पहले न्यूज़ में इसमें था, तो बाहर निकल गया तो यहाँ पर नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर इसका बोलने लगी कोई कौन इसको फॉलो करेगा, कौन इस पर आगे टिकेगा जब इंडिया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हल्का भी हुआ यहाँ पर, ओके। और फिर किसानों की बात आती है तो हम लोग अक्सर पीछे हट जाया करते हैं, तो ये भी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये हैं बेसिक चीज़ें, बाकी आप लोग याद रखिएगा। इसके चलते यहाँ पर आंसर बता दिया मैंने। यहाँ पर बात की जा रही है आसियान के अंदर में फाउंडिंग मेंबर कौन है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर वियतनाम, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, फाउंडिंग मेंबर के तौर पर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग पावर विद रेफरेंस टू इंडिया आसियान रिलेशन। 2002 में होल्ड एनुअल समिट लेवल, 2009 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन गुड्स एंड जो गुड्स हैं कंक्लूड किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट 2012 में हुआ, और स्ट्रेटजिक जो यहाँ पर पार्टनरशिप है ये कंक्लूड की गई यहाँ पर 2014 में। सही पेयर क्या है अगर ढंग से बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 2 स्टेटमेंट आप लोगों को सही नजर आएगी, बाकी मैच कर लीजिए जहाँ पर भी आप लोग को डाउट लगता है, तो कोई भी कन्फ्यूजन इसके बारे में आप लोग को नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको आंसर कीजिएगा। बाकी पूरे टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, उसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है, ताकि अपने पास में रिवीजन के लिए चीज़ें होनी चाहिए, तो कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में यूएसए जो है वो बड़ा ही खतरनाक देश माना जाता है। अभी आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जब उनकी सरकार का तख्ता पलट किया गया तो वो साफ साफ आरोप लगा रहे थे इमरान खान के ऊपर, इमरान खान जो है बेसिकली जो बाइडेन के ऊपर, कि उन्होंने हमारा तख्ता पलट दिया, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा दी। आखिर क्यों? क्योंकि जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया तो वो रशिया जो है विजिट करने गए थे, कुछ मांगने तांगने गए थे रशिया से, तो उनको कुछ मिला नहीं, पर लेकिन जो बाइडेन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इमरान खान को अपनी जो है सरकार जो है गंवानी पड़ गई। अभी यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया गया, गोली मारी गई, तो तुरंत जो है उनका दिमाग सही हो गया, उनको लगा कि अमेरिका जो है मार देगा उनको घर में, तो इसके चलते उन्होंने अमेरिका को तुरंत जो है उनकी बड़ाइयाँ करना स्टार्ट कर दी। तो अमेरिका इस तरीके से खेला खेलता है, वो हर एक इंसान के ऊपर ध्यान रखता है कि कोई उससे आगे तो नहीं निकल रहा, जो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है तो उसको वो जो है अपने किसी न किसी तरीके से प्रेशर में डालकर, आप लोग खुद देख लीजिए जो भी चीज़ें आज के डेट में आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं आप लोग को यूएस से जो है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट आएगा। तो इसके साथ में रिलेशन अच्छे रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अक्सर कंट्री के, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें 9th आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिल रही है दोनों कंट्री के बीच में मीटिंग, जिसको यहाँ पर इंडिया और यूएसए की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अगर मुद्दे के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ, देखिए समझने वाली बात यहाँ पर सीधी सीधी ही होती है, कोई भी कंट्री जो है वो अपना नुकसान झेलकर आप लोगों के साथ में यारी दोस्ती नहीं करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर कोई परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता है। जिसको फायदा दिखा उसने आप लोगों के साथ में यारी दोस्ती कर ली, जिसको फायदा नहीं दिखा वो छोड़ के निकल लिया। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी इंडिया और यूएस से मिलकर काम कर रहे हैं बहुत सारे मुद्दों पर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज वाला एक इशू है बहुत सारा जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ में इकोनॉमी की जो है अर्थव्यवस्था जो है बेसिकली उसमें भी मैक्रो वाली कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए, हमारी कंट्री को बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। हमारा देश जो है कई सारी उधारी में है, तो डेट ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम किया जा सकता है। G20 में कॉमन फ्रेमवर्क के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ G20 की मीटिंग के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसी के साथ में गोल को डिसाइड कर कर उसके ऊपर काम किया जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ से है, क्या क्या चीज़ें हैं। और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लाइंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी जब इंटरनेशनल लेवल पर हम ये सारी बातें करते हैं। यानी कि ये सारे मुद्दे हैं जो कि बार बार यहाँ पर न्यूज़ में आते हैं। अगर यूएसए के बारे में आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले 1949 में इंडियन पीएम जो हैं वो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उससे मिले थे, और यहाँ से इंडिया फॉर्मर प्रोक्लेम करता है एक तरीके से न्यूट्रलिटी, कि वो जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। कोल्ड वॉर के टाइम पर जो कोल्ड वॉर चली रसिया और इसी के साथ में यूएसएसआर के बीच में, यूएसए और यूएसआर के बीच में, इसमें इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग नैम यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट बनकर रहेंगे, किसी में भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो है हमारे इनके साथ में रिलेशन की नींव डाली गई, ठीक है। 1949 में अगर बात करें तो ये इंस्पायर किए गए गांधी जी के नॉन वायलेंस स्ट्रगल से, और मार्टिन लूथर जो है वो इंडिया आए। तो फर्स्ट सर्विंग यूएसए के प्रेसिडेंट कोई पूछे हमारे देश में कब आए थे, तो 1949 में, यानी कि 10 साल बाद आप लोग देखो यहाँ पर हमारे देश में आए। 1969 में 1962 में यहाँ पर 9th अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी है और यूएसए की जो एजेंसी है उनके द्वारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो उनके द्वारा हेल्प किया गया हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर को ये स्टैब्लिश करने में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जब आप लोग सर्च करोगे एसएलवी जो यूट्यूब एसएलवी जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए यहाँ पर टॉपिक बना रखा है। जैसे आईआईटीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 का एक्ट है, उसके हिसाब से बनाया गया। फाउंडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तौर पर हमारे देश में बनाई गई। इंपॉर्टेंट बातें जो है वो याद रखिएगा। ये जो आईआईटीज बनाए गए हमारे देश में, जैसे आईआईटी बॉम्बे ये सोवियत यूनियन की हेल्प से बनाया गया, ठीक है। आईआईटी मद्रास ये जर्मनी की हेल्प से, आईआईटी कानपुर यूएसए की हेल्प से, आईआईटी दिल्ली यूके की हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि कौन सा आईआईटी किसकी हेल्प से बनाया गया, मैच करने के लिए, ठीक है। तो कानपुर जो है वो यूके की हेल्प से बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1962 में वॉशिंगटन जो है उसने सपोर्ट किया था इंडिया को जब इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हो रही थी,
ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है मैकमोहन लाइन को बॉर्डर, जिसको चाइना जो है वो बॉर्डर नहीं मानता है। तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में कब कब इनके प्रेसिडेंट आए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर MS स्वामीनाथन साहब के द्वारा जो सिस्टम स्टार्ट किया गया, उस टाइम पर इनके द्वारा जो गेहूं प्रोवाइड कराए गए थे हमको, वो लो क्वालिटी के दिए गए थे, जो कि इनके यहाँ पर जानवर खाते थे, हमको वो गेहूं दिए गए। तो इसके चलते हमारे देश में जो है उस टाइम पर भुखमरी थी, तो चीज़ें संभाल नहीं पाए, तो इस तरीके से दिक्कत देखने को मिलती है। इंडिया कंप्लीट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, उस टाइम पर USA ने एक तरीके से हमसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश की, पर लेकिन फिर आगे चलकर रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो गए। तो हमको एक ऐसा न्यूक्लियर पावर देश माना जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान के ऊपर तो कई सारे आरोप लगाते हैं, पर लेकिन हमारे ऊपर नहीं लगते हैं। 1991 में फिर से यहाँ पर इकोनॉमिक जो रिफॉर्मिस्ट जो है यहाँ पर पॉलिसी इंडिया और USA के बीच में आई, और इंडिया ने फिर से टेस्ट कर दिया न्यूक्लियर जो है बेसिकली ये 1998 में, यानी कि अब तक यहाँ से सुधरे नहीं थे, फिर से यहाँ पर इनके साथ में रिलेशन हमने फिर से टेस्ट कर डाला। तो इसके बाद में फिर 2000 में USA के प्रेसिडेंट ने एंड किया, जो भी यहाँ पर एक तरीके से पोस्ट एक 1998 न्यूक्लियर जो वेपन को लेकर, मतलब एक तरीके ना वही रस्साकसी चलती रहती थी, मतलब तो उसके बारे में बात की जा रही है। 2001 में फिर यहाँ पर जो लिफ्ट किए गए हमारे ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, फिर आगे चलकर 2005 में न्यू फ्रेमवर्क USA के साथ में आया, डिफेंस रिलेशनशिप हमारी आगे बढ़ी। इंडिया और USA फर्स्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग यहाँ पर देखने को मिला 2010 में। 2011-12 ऐसे चलते चलते 20 में आकर बहुत सारी चीज़ें, और 2+2 के भी डायलॉग अभी कोम कासा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज की डेट में अगर USA के साथ में आप लोग बात करें, ये एग्रीमेंट आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं GSOMIA, यानी कि जनरल जो सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। लिमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज और एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है यहाँ पर। कोम कासा के बारे में तो कई बार सुना है, इसको कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट बोलते हैं, और BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये 4 एग्रीमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया और USA के बीच में, जिसके बारे में बार बार बात की जाती है। इसी के साथ में सारे पॉइंट जो हैं आप लोगों के लिखे हुए हैं। मैच करने के लिए आए सबसे पुराना कौन सा है और उसके बाद में कौन सा है, तो याद रखिएगा GSOMIA यहाँ पर 2002 का है, LEMOA 2016 का, COMCASA यहाँ पर 2018 का, BECA यहाँ पर ये बेसिक वाला 2020 का। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा। बाकी एक्सरसाइज भी हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प हो गया इंडिया और USA की नेवी, ठीक है, वज्र प्रहार हो गया USA की आर्मी के साथ में, युद्ध अभ्यास हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलिट्री पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। कोप इंडिया यहाँ पर इंडिया एयरफोर्स यहाँ पर नजर आएगी। मालाबार में क्वाड्रिलेटरल है, USA, जापान, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वैसे स्टार्टिंग में 1992 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर इंडिया और USA थे ओनली, फिर आगे चल के चीज़ें बढ़ती गई और नए नए देश जो है यहाँ पर ऐड होते गए। ठीक है, तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से अगर पूछे तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोगों से ऐसी चीज़ें पूछ ली जा करती हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस में कैसे रिलेशन, अच्छे खासे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिले हैं यहाँ पर। अभी हाई लेवल मैकेनिज्म में अगर आप लोगों से बात करें, 2+2 डायलॉग है जो कि मिनिस्टर के लेवल पर होता है। 2+2 में 2 मिनिस्ट्री होती है, हमारी डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिलने वाली, ऐसे USA की देखने को मिलेगी। इंडिया US कॉमर्स डायलॉग, इंडिया US इकोनॉमिक जो है बेसिकली इंडिया इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल पार्टनरशिप, इसी के साथ में US जो है इसके साथ में ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात की गई यहाँ पर, USA की स्ट्रेटेजिक एनर्जी के बारे में बात की गई पॉलिसी के, और इसी के साथ में USA जो है वो होमलैंड, एक इंडिया USA की होमलैंड सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है। साइबर अटैक को कैसे झेलना है, क्योंकि चाइना बहुत ही बदतमीजी वाली पराकाष्ठा करता है, तो चाइना को टैकल करने के भी सोल्यूशन ये देखते रहते हैं। इंडिया US साइबर सिक्योरिटी डायलॉग है और इंडिया USA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। पर लेकिन मैं वही बात बोलूँगा, किसी भी देश के ऊपर में डिपेंडेंट होना सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब जो है वो पलटी मार जाए और किसके प्रेशर में आके पलटी मार जाए। तो हमको अपने काम जो है अपने आप करने पड़ेंगे और सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनना ही बनना पड़ेगा। टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उसका आप लोगों से एक अंदाजा लगेगा। यहाँ पर 2019 में UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट इसी के बारे में। बात की जा रही है कि व्हाट इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन यानी कि लड़ाई इंडिया और USA के टाइप में अगर बात करें बेसिकली। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर पोजीशन बनानी है कि ग्लोबल स्ट्रेटजिक हमारी पोजीशन क्या है, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर GSOMIA, कोम कासा, BECA और लिमोवा बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों को इनको क्या करना है, करेक्ट तरीके से आप लोग यहाँ पर इनको बेसिकली लगाना है। पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो अरेंज करना है ये एग्रीमेंट जो हम लोगों ने साइन किए। तो सही आंसर बताइए क्या है, ABCFD, क्योंकि अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर ईयर के साथ में यहाँ पर बताया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया।
आगे चलते हैं, यहाँ पर जो एक्सरसाइज हैं अगर मैच करने के लिए आ जाए तो कौन कौन सी है, तो टाइगर ट्रम्प एयरफोर्स, कोप इंडिया आर्मी, इसी के साथ में मालाबार, ये मैच करनी है। तो इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। तो डिटेल में आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है यार जो टाइम टू टाइम आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग स्टेटमेंट बनाकर या फिर आंसर राइटिंग में उनको यूज कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर बेसिक क्लियर है आप लोगों के तो मजा आ जाएगा, और बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर ठन ठन गोपाल वाली फीलिंग भी आएगी। तो जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आप लोग आईआर और इकोनॉमी के साथ में इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान की जो चीज़ें चल रही हैं मैंने आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर अभी देखते हैं पाकिस्तान में क्या फेरबदल हो सकता है जल्दी, तो उसके बारे में भी पता आप लोगों को चली जाएगा। तो बेसिक आर्टिकल था, फीडबैक जरूर देना, दिक्कत हो तो बताना। टेलीग्राम से जाकर जो एक तरीके से आप लोग सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक। आधार कार्ड किस किस के पास में है? क्या कोई ऐसा भी है जिसके पास में अब तक आधार कार्ड नहीं है? देखो, एक बार को दवाई का डोज नहीं लिया हो तो मैं मान सकता हूँ, पर आधार कार्ड नहीं होगा ये बेसिकली थोड़ा सा पचानी बात मुश्किल हो जाएगी। आधार कार्ड सबके पास में होगा ही होगा। अगर किसी के पास में नहीं है तो आसपास अपने आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड बनवा लेना तो ज़रूरी है, खासकर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आइडिया हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अभी क्यों आप लोगों से इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो पहले वो समझ लेते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा आधार कार्ड के रूल को अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि उसके अंदर संशोधन किया गया है। वो किस लिए किया गया है? वो इसलिए किया गया है ताकि आप लोग जो आधार कार्ड का जो डेटा है उसको एटलीस्ट जिंदगी में उसको चेंज कर सको हर 10 साल में। मतलब पता चला 10 साल पहले यहाँ पर कोई लड़का था, अब वो लड़की बन गया है, ठीक है, या फिर कोई लड़की थी वो लड़का बन गया, मतलब जेंडर चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से डेटा जो है वो अपडेट होना रहना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है। एड्रेस चेंज हो गया, कल को चल के इंसान गए तरीके से जब लंबे समय तक इंसान का फेस भी थोड़ा चेंज होता है, तो चीज़ें ताकि वो प्रॉपर उसको पहचाना जा सके, तो उसके चलते यहाँ पर बोला है कि हर 10 साल में यहाँ पर डेटा जो है, जैसे सेंसस आता है ना जनगणना, उसी के बेस पर यहाँ पर डेटा को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से लेटेस्ट डेटा रहेगा, अच्छे से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तो ये फायदेमंद रहेगा। अपडेशन जो है वो कंटिन्यू एक तरीके से एक्यूरेसी बनाकर रखेगी आधार की। यानी कि पता चला ना किसी के बच्चे का फोटो था, मतलब वो बच्चा था 1 साल का, आज वो हो चुका है 10 साल का, तो चेहरा थोड़ी ना ऐसा होगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आप लोग खुद अपनी बचपन की फोटो उठाकर देखना, आप लोगों को लगेगा हम ही थे क्या ये? आप लोग खुद नहीं पहचान पाओगे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी आप लोग के सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा जो रेपोजिटरी है, ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जिसके अंदर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो ओल आधार नंबर हैं वो इशू किए जाते हैं आधार होल्डर को, जो भी यहाँ पर मिलता है, तो उसकी डेमोग्राफिक डिटेल होती है और उसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि कहाँ के रहने वाले हो, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग की लोकेशन की एड्रेस रहता है, आप लोग की फिंगरप्रिंट रहते हैं, आइरिस स्कैन यानी कि पुतलियों की आप लोग वहाँ पर बेसिकली जो आप लोग की मैपिंग ली जाती है, तो सारी चीज़ें रहती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें अपडेशन जितनी होती रहेगी, अपडेशन तो हर जगह, आप लोगों ने सुना ना, एक डायलॉग सुना होगा कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है, तो वही बातें हैं। तो आप लोग भी इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा अभी इस रूल के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को कैसा लगा? ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है फालतू में क्यों इरिटेशन करनी है, ठीक है, ऐसा कि फालतू में बार बार बातों पे चीज़ें करते हैं। वो तो नहीं करेंगे अपडेट, पर हाँ ऑप्शन दे दिया है कि आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ओके दोस्तों, एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं, टेलीविज़न में आप लोग कोई प्रोग्राम देखते हैं उसके बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते हैं, कहीं पर कुछ भी आप लोग ऑनलाइन चीज़ें खोलते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह, उस पर एडवर्टीजमेंट आते हैं। पर लेकिन क्या एडवर्टीजमेंट का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, और क्या उसके लिए उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, या फिर इसके बारे में कोई बॉडी है? तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बात की जा रही है द एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ये हमारे देश में एडवर्टीजमेंट कैसे होने चाहिए तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस देती है। एक तरीके से जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट मतलब जो हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं, तो वो किस तरीके से प्रस्तुत किए जाने चाहिए, उनको जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक जरिया बनाया जाता है, ना कि उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके जनता का जो है वो एक तरीके से एक कहते कि जनता का दिमाग खराब किया जाता है, या फिर एक तरीके से बोलो जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इसी को पकड़ने के लिए यहाँ पर अभी जो ASCI यानी कि द एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। इनके द्वारा बेसिकली बात की जा रही है, प्लान है कि जो एथिक कोड है वो यहाँ पर डार्क पैटर्न जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के हैं उनको पकड़ा जाए,
और खासकर कंज्यूमर को जो मिसलीडिंग यानी कि भ्रामक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके ऊपर काम किया जाए। तो इसके चलते इनके द्वारा 4 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर, वो बात की जा रही है ड्रिप प्राइसिंग के बारे में। मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग आज के डेट में ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस जो है वो आप लोगों को सबसे सस्ता मिलेगा। यानी कि जैसे अगर मैं आप लोगों को फ्लाइट के बारे में बताऊं, आप लोगों को मान लीजिए आज की डेट में दिल्ली से आप लोगों को मुंबई जाना है, उसकी फ्लाइट का जो प्राइस आप लोग कहीं जाकर चेक करोगे तो सबसे ऊपर जो फ्लाइट का प्राइस होगा वो लिख रहेगा जो सबसे सस्ता है, ठीक है, वो आप लोगों को दिखाई देगा। बाकी जैसे ही खोलोगे तो उसके बाद में नेक्स्ट जो प्राइस होगा उसका डबल या फिर ट्रिपल आप लोगों को दिखाई देगा। या फिर एक तरीके से सीधा सीधा बोलूँ तो मतलब दिखाया कुछ और जाता है और खरीदने जाओ तो प्राइस जो है वो कुछ और दिखाई देता है। तो यहाँ पर ड्रिप प्राइसिंग वाला जो मेथड है ये कस्टमर को लुभाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कस्टमर एक बार आ जाए फिर कुछ ना कुछ तो वो खरीद ही लेगा। तो ये जो है बिल्कुल गलत तरीका पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि एडवर्टीजमेंट में गलत दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं जो असलियत में होता है वो कुछ और ही रहता है। खाती के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये बोला गया है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ बोली गई यहाँ पर वो बोली गई है B&S के बारे में। B&S के यहाँ पर यह है BAIT बेट एंड स्विच। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एडवर्टीजमेंट जो है वो आप लोगों को कई बार ऐसे रहते हैं कि जो चीज़ आप लोगों को दिखाई जा रही है वो वैसी चीज़ आप लोगों को नहीं मिलती है। यानी कई सारी, अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी जो वॉचेस हैं वो एप्पल की जैसी नई वॉच निकल के आती हैं उसकी कॉपी मार मार कर मार्केट में लो प्रोडक्ट निकाल देती हैं। तो एक तरीके से इन्फीरियर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है जो कि लो प्राइस पर सब्स्टिट्यूट देखने को मिलता है, पर इन रियलिटी वो अप टू द मार्क नहीं होता है। आप लोग अपने पैसे बर्बाद करोगे, वो कुछ दिनों चलकर ही भले ही सस्ती आ जाए पर कुछ दिनों चलते ही वो आप लोगों का पैसा जो है वो लेकर डूब जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से ये भी माहौल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, कि इस तरीके से कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं दिखाया कुछ और जा रहा है और बेचा कुछ और जा रहा है। यानी कि दिखाया जा रहा है रिबॉक और बेचा जा रहा है रिबूक, ठीक है, वो वाली चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तीसरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये तो आप लोग को हर जगह ऑनलाइन जो आज की डेट में सामान वगैरह बेचे जा रहे हैं उसमें हर जगह देखने को मिलेगी। मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, जैसे कोई होली आ रही है, दीपावली आ रही है, कह रहे भाई साहब 2 दिन की सेल लगी है, बस 2 ही दिन चलेगी, आज शाम को खत्म हो जाएगी, भाई साहब आज शाम के बाद नहीं आने वाली है। और फिर देखोगे 7 दिन और चल रही है वो सेल। कई बार ऐसा करते हैं, जैसे कई सारे मार्केट में कोर्स आते हैं निकल के कि आज कोर्स आ रहा है, ये आखिरी कोर्स है, इसके बाद में कोर्स नहीं आएगा निकल कर। देखे तो क्या अगले हफ्ते फिर नया कोर्स निकल के आ रहा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर। तो ये लोगों के माइंड में एक अर्जेंसी डाली जाती है कि भाई साहब इतना ही रहेगा, इसके अलावा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में पैनिक होता है कि चला गया तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या देखने को मिलती है, फेक रिव्यूज़ डाले जाते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग रिव्यू देना, तो मैंने आप लोगों को ये तो नहीं बोला कि बढ़िया रिव्यू देना। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। और डिसलाइक क्यों किया जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। यानी कि मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद हैं, जिनको डिसलाइक करनी है वो डिसलाइक करें और बताएं मुझे कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और रियलिटी में बताऊँ, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं ऐसा, डिसलाइक करके बाकायदा लिखते हैं सर वीडियो आज इसलिए डिसलाइक किए। जैसे कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक्सीडेंट की वीडियो थी, हालांकि मैंने वो पूरी नहीं दिखाई थी, फिर मैंने वो वीडियो जो है टेलीग्राम पर डाल दी, ठीक है। मैंने कहा जिसको देखनी है वहाँ पर देख लेना। तो उस बच्चे ने बोला कि सर जब भी टेलीग्राम खोल रहा हूँ वो वीडियो चल रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैं आज की वीडियो डिसलाइक कर रहा हूँ। तो मतलब रीज़न दिया, कम से कम मुझे पता तो चले कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं कि पापा ने थपड़ाना स्टार्ट कर दिया घर पे और बता नहीं रहे क्यों पीट रहे हैं, तो कम से कम पता चले कि पापा इसलिए पीट रहे हैं, तो कम से कम बच्चा सुधरे फिर। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया कहीं ना कहीं एक तरीके से रियल रिव्यू। आप लोग रियल रिव्यू दे रहे हैं कि सर वीडियो ऐसी थी, ये कमी थी, इसको इससे सुधार लेना, ऐसे कर लेना। पर लेकिन सोचो मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक टीम बैठा लूँ और उस टीम में कोई ऐसे कोई एक तरीके से मतलब कोई ऐसे 50-100 मेंबर बैठा लूँ और उनको बोलूँ कि जैसे ही वीडियो आ जाए उसके नीचे कमेंट डालना स्टार्ट कर देना, वाह सर क्या पढ़ाते हो भाई साहब, आपसे बढ़िया तो कोई यूट्यूब पे पढ़ाता ही नहीं है, आप ही एक महान टीचर हो, बस यहाँ पर फालतू की मतलब देखते बकवास करना स्टार्ट कर दो। ऐसा बहुत सारी जो बड़ी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के नीचे करवाती है ताकि लोग रिव्यूज़ पढ़ें आकर और उन रिव्यूज से इन्फ्लुएंस हो जाएं और फिर जाकर उनका प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक डिस्गाइज्ड एडवर्टीजमेंट के अंदर में आता है, ये एक तरीके से ऑर्गेनिक नहीं है।
अगर बात करूँ स्टडी लवर वीर की, इस चैनल का आज तक कहीं पर कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कहीं पर कोई आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, कहीं पर भी कोई नहीं चीज़ हुई। यानी कि जो भी इस चैनल का एडवर्टीजमेंट हुआ है वो आप लोगों के थ्रू है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ही लोगों को बताते हो कि यार ये चैनल देख लो, इस चैनल पे जो है अच्छा कंटेंट आता है। वही एक तरीके से एडवर्टीजमेंट का आप लोग मीडियम बोल सकते हैं। फिर आप लोग बोल सकते हो, एडवर्टीजमेंट वर्ड तो यहाँ पर बोलते हुए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग बोल सकते हो आप लोग का प्यार है कि आप लोग बताते हो कि यहाँ ये चैनल है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ अभी आप लोगों को, एक बच्चे का मेल आया, उसमें उसने बड़ी ही एक तरीके से मतलब मेरा ना अंदर से मैं थोड़ा सा जी भराया। उसका वो कह रहा है कि सर मेरे पापा डेली मतलब उनको टाइम भी नहीं मिलता है पर लेकिन खोल के वीडियो को लाइक करते हैं कि हाँ सर की वीडियो लाइक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यार ये प्यार है एक तरीके से, अगर आप लोग बोले, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है तो लाइक करके उनके वीडियो बंद कर देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा करते हैं, आवाज़ बंद करके वीडियो चला देते हैं कि सर की थोड़ी अर्निंग हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग ये किस लेवल की चीज़ें हैं ये यार। मतलब एक तरीके से अलग ही रेस्पेक्ट आती है निकल के आप लोगों के लिए। कितना सोचते हो, ऐसा मत किया करो, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से वीडियो देख लिया करो, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से मैंने बोला किसी को कि यार वीडियो को खोल के लाइक करके बंद करके रख दिया करो, या फिर आप लोग वीडियो को चला के रख दिया करो। उससे एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पापा कह रहे हैं कि सर फीस तो लेते नहीं है, एडवर्टीजमेंट आएंगे थोड़ा सा यार उसी से सर की जो है कमाई हो जाएगी। अब सोचो आप लोग मतलब कितना एक तरीके से कोई इंसान सोच सकता है एक इंसान के बारे में, वो भी इस ऐसे इंसान के बारे में जिससे कभी मिला नहीं है। तो ये होते हैं रियल रिव्यूज, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 4 कैटेगरी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि एक तरीके से प्राइस डाउन हो गया, प्रोडक्ट कुछ और दिखाया, कुछ और प्रोडक्ट बन गया, एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि आज ही मिल रहा है फिर नहीं मिलेगा, और फेक रिव्यूज डलवाना। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने बोली है ये सारी स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगी। तो यानी कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा संभाला जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि एक कम से कम यार एक तो होना चाहिए कम से कम ना कि इंसान के अंदर में थोड़ी तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो भ्रामक ऐसी चीज़ें ना लाए, ऐसे विज्ञापन न लाए। तो थोड़ा तो इसके अंदर में एथिक होना चाहिए, एथिकल बंदा होना चाहिए थोड़ा सा। तो वो बातें यहाँ पर बताएगी, तो इसके ऊपर काम करने की जो है कोशिश की जाएगी। अच्छी बात क्या है यहाँ पर, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से बात करूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1985 में बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एडवर्टीजमेंट रेगुलेटर का यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आएगी। और खासकर जब एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते हैं, हमारे देश में हब कहाँ पर है, वो है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर में। तो वहाँ पर इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर नजर आएगा। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बने तो कम से कम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये इससे रिलेटेड नहीं है, आप लोगों को मैंने अभी वैसे एडवर्टीजमेंट बताए, आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पर रोल प्ले करती है कि खाने से रिलेटेड कोई गलत ऐड जो है मार्केट में ना आए। जो भी चीज़ें खाने के ऊपर लिखी हुई है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है, अगर पैकेट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर गलत चीज़ें ना लिखा है। हालांकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि पैकेट के प्रोडक्ट खाने से और खरीदने से हमेशा बचिए, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। डाउट हो तो पूछ लेना, उसको बताया जाएगा फिर, ओके। अपने ही आप में बड़ी बेहतरीन न्यूज़ आप लोग इसको बोल सकते हैं। एक शब्द लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के हिसाब से होना। एक इंसान ने कोई अगर किसी की कोई गलती कर दी और उसकी कोई सजा है, मान लीजिए यहाँ पर उसके लिए 5 साल की, अगर दूसरा इंसान भी वो गलती कर रहा है उसको भी 5 साल की सजा मिलेगी, तीसरा इंसान जो गलती कर रहा है उसको भी 5 साल की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक को 5 की मिलेगी, दूसरे को 10 की और तीसरे को 15 की, एक सेम क्राइम करने के लिए। तो यानी कि एक रूल बना दिया है, उस रूल के हिसाब से अगर ये क्राइम किया जाएगा तो ये सजा मिलेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो रूल बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से सोसाइटी को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो 0 है अगर यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि एक तरीके से वो सबसे वीक रूल फॉलो किए जा रहे हैं और स्ट्रॉन्गर हैं, यानी कि 1 की साइड में यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रैंकिंग देख सकते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये एक अच्छा तरीका है कि रूल कैसे फॉलो किए जा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर ROL इंडेक्स 2022 जो है वो प्रस्तुत किया गया। की हाईलाइट क्या है यहाँ पर कि ग्लोबल अगर आप लोग बात करें 5th ईयर में यहाँ पर ये डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि दुनिया भर में कोई भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं लगातार इन चीज़ों से दूर हट रहे हैं। और हमारा देश जो है 140 देश की जब रैंकिंग तैयार की गई, 77 यानी कि 77th हमारी देश की रैंकिंग देखने को मिली, यानी कि बीच में हम लोग बैठे हैं। हमारे देश में भी दुनिया भर के कानून के उल्लंघन देखने को मिलेंगे। ये जो कंट्री है ना, जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये वो कंट्री है जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें शानदार देखने को मिलेगी। तो जो टॉप किया गया है यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, वो डेनमार्क के द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया है।
आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर ऐसी कंट्री का भी नाम बता दो जिसने नीचे से टॉप किया है। तो मन में आता है ना कहीं के। तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये तो आप लोगों को यहाँ पर टॉप कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर टॉप कंट्री के बारे में बात की जाए। पर लेकिन अगर नीचे से टॉप कौन कर रहा है वो आप लोगों से पूछा जाए तो वेनेजुला लगभग आप लोगों को यहाँ पर नीचे से टॉप करता हुआ नजर आएगा। यानी कि वेनेजुला में सबसे बुरी कंडीशन है, 144वीं रैंक पर है वेनेजुला। कंबोडिया 139, अफगानिस्तान 138। यानी कि वेनेजुला जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबसे रेड जो कंट्री है यहाँ पर, ये है वेनेजुला। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पर मतलब अपने देश के बारे में और आसपास के बारे में याद रखिएगा। देखा क्या क्या जाते हैं यहाँ पर, ये 8 फैक्टर काउंट करते हैं। 8 फैक्टर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर गवर्नेंस जो कैसी चल रही है, गवर्नमेंट की पावर कैसी है, करप्शन कितना है यहाँ पर, गवर्नमेंट कितनी ओपन है लोगों के लिए, फंडामेंटल राइट को कैसे फॉलो किया जा रहा है, इन्फोर्समेंट जो रेगुलेटर है वो कैसे काम करता है, जस्टिस कैसे है, सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। फाउंड जो की गई थी यहाँ पर विलियम एच, ये न्यूकॉन के द्वारा 2000 जो बेसिकली 6 में इसको फाउंड किया गया था। और ये इनिशिएटिव है अमेरिकन बार एसोसिएशन का। ये देखते हैं दुनिया में कौन कौन ये काम कर रहा है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनके पास में ये अच्छे काम है करने के लिए, जिसको अच्छे से करते रहते हैं, जिसके बेस पर ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई देती हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए, पूरा टॉपिक जो है ढंग से बता दिया। कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, सही बात है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। ठीक है, यानी कि डाउट लेकर नहीं जाना है। ये छोटी न्यूज़ है, हालांकि बताइए आप लोगों को, वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीश धनखड़ हैं, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, तो ममता बनर्जी जी के साथ में अच्छी खासी इनकी बेसिकली ना रस्साकसी चला करती थी। फिलहाल हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है बताना। 17th ईस्ट एशिया समिट जो है अभी यहाँ पर कंबोडिया के अंदर देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंट्री की साइड से जो है इनके द्वारा एड्रेस किया गया, पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया 5 मिलियन आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक लंबा, इनके महीने भर लंबा दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इन उधमपुर। तो उधमपुर जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एरिया है, वहां पर ये देखने को मिला है। दिल मांगे मोर, आप लोगों ने डायलॉग सुना है, एक मूवी का था शेरशाह का। ठीक है, किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर बेस वो मूवी है, ये बताइए। देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन देखने को मिले तो रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट है। यहाँ पर 75% जो है वोटर टर्नआउट आप लोगों को देखने को मिला। ये काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर जब यहाँ पर बात करें 2017 में, यहाँ पर जो बेसिकली था ये 7557 था। ठीक है, अब 756 हो गया है। तो ये इंक्रीज हुआ है, ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, अभी गुजरात में भी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप लोग वोट डालना यार। जो भी बेसिकली वोट डालेगा तो दिल लगाकर बेसिकली वोट डालना। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर 4 श्रीलंकन जो राजीव गांधी केस में थे, उनको त्रिची जो कैंप में यहाँ पर बेसिकली ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ चल रही है कि जो बेसिकली यहाँ पर राजीव गांधी जी की डेथ से रिलेटेड जो लोग हैं उनको रिहा करने की बात की जा रही थी। ठीक है, पंजाब के द्वारा बैन कर दिया है अगर कोई सॉन्ग यानी कि गाना गाता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला का आप लोगों ने देखा होगा, जो वेपन को लेके ग्लोरीफाई कर रहा है, यानी कि एक तरीके से अपने गाने के अंदर में अगर कोई भी यहाँ पर वेपन दिखाएगा और एक तरह से बंदूक चलाता हुआ दिखाएगा। पंजाबी जो सॉन्ग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि बंदूक लिए आ रहे हैं कई सारे लोग। ठीक है, एक तरीके से उसको पब्लिकली अलग तरीके से डिस्प्ले करने की कोशिश की जाती है। तो फायर आर्म जो है वो पब्लिकली यहाँ पर सॉन्ग्स के अंदर में ग्लोरीफाई करता हुआ नजर आएगा, तो वो सही नहीं है, उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, सही है या फिर गलत, आप लोग अपनी राय जरूर बताना। ये इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर, और काफी लंबे समय से यहाँ पर ये डिबेट चला हुआ आ रहा है। एक साइड में बोलते हैं गेम ऑफ स्किल और एक साइड में बोलते हैं गेम ऑफ चांस। यानी कि जैसे मैं आप लोगों से बोलूँ कि लूडो आप लोगों को खेलना है, तो वहाँ पर कोई स्किल नहीं है, आप लोगों को एक गोटी हिलानी है और फिर देखना है कि उसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4। उसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है उसमें स्किल की जरूरत है? जो खेलता है उसको मतलब दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पर लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को चेस खेलना है, आप लोगों को कैरम खेलना है, तो उसमें आप लोगों को स्किल दिखानी पड़ेगी, बिना स्किल के काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये रहता है कि ऑनलाइन गेम कई सारे चलते हैं, तो उनमें गेम ऑफ स्किल जो है वो लोगों की स्किल डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, अच्छी बात है। पर लेकिन जो गेम ऑफ चांस है यहाँ पर, जो कि इस तरह की गेम है जो कि लत लगाते हैं जस्ट, वो सही नहीं है। उसके बारे में कई बार बातें रहती है कि उनको बैन कर देना चाहिए, और उनके अंदर कई सारी सट्टा बाजारी भी होती है। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर ड्रीम 11 काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है, इसके कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर कि बेसिकली फैंटेसी स्पोर्ट ऑफर किया जाता है ड्रीम 11 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस है।
तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया गया है। तो गेम ऑफ चांस जो है वो मार्केट में टिके रहने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू गेम ऑफ स्किल, ये आप लोग समझ सकते हैं। किसी देश के अंदर में अगर एयर शो हो रहा हो और वहाँ पर कोई घटना घट जाए तो बड़ी ही बेइज्जती वाली बात होती है और एक तरीके से लोगों का ट्रस्ट भी ब्रेक होता है। अभी यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई यूएसए में, बेसिकली डालस वाले रीजन में। हुआ क्या यहाँ पर, जैसे हमारे देश में भी आप लोगों ने देखा डिफेंस शो चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर कई सारे लोगों की जान चली गई उसके चक्कर में, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से वो फट गया चीज़ें, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो बेसिकली लास्ट करके यहाँ पर ये रीज़न है, इसमें यूएसए के अंदर ये दुर्घटना घटी, ठीक है। ऐसे इस्तांबुल के अंदर में कई सारे लोगों की जो जान चली गई। ये लोगों की जान नहीं पूछेंगे आप लोगों से, ये मैच करने के लिए आ जाएगा इंपॉर्टेंट लोकेशन कि ये कहाँ पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंडिया जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में एक तरीके से कोयले के बारे में जब बात करें, यहाँ पर कोयले को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसके चलते यहाँ पर ग्रीन हाउस एमिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोयले को विलन दिखाने की कोशिश की जाती है, कोयले को एक तरीके से गलत दिखाने की कोशिश की जाती है। कोयला ही जो है वो एक तरीके से खलनायक है यहाँ पर, कोयला ही जो है वो सारी चीज़ें कर रहा है, कोयला ही जो है बर्बादी कर रहा है। तो ये कोयले का नहीं और भी बहुत सारे रीजन है, उनको भी काउंट करो। तो इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट है कोयले के ऊपर, तो इंडिया जो है इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ये बेसिकली इनोग्रेट किया है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर गुजरात, हरियाणा, गोवा या फिर केरला, बताइए। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। चलिए आप लोग पहला आंसर देना, ठीक है, देखता हूँ वो सही देते हैं, दूसरा एक और ट्राई करना, ठीक है। तो देखता हूँ पहले दूसरे में से कौन सा आप लोगों का सही आता है, एक बार कोशिश करो, फिर आंसर बताऊंगा तो देखना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो भी यहाँ पर आधार कार्ड से रिलेटेड बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि अपडेट किया जाएगा वंस कितने साल में, 15, 10, 29 या फिर 5, ठीक है। यानी कितने साल में यहाँ पर जो है उसको अपडेट किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बिहारी पुरस्कार। तो ये बिहारी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट, लिटरेचर या फिर कल्चर। आप लोग समझ सकते हैं, कॉमन सेंस भी अगर बात करें यहाँ पर तो इनके तो चांस बहुत ही कम है, इन दोनों में से ही कोई होगा, या तो कल्चर या फिर यहाँ पर लिटरेचर। तो सही आंसर क्या है वो बताइए। 10 नवंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है मिलेट्स डे के रूप में। तो ये तेलंगाना एक तरीके से 10 नवंबर जो है सेलिब्रेट बाय द स्टेट, किस स्टेट के द्वारा, तेलंगाना, उड़ीसा, कश्मीर या फिर वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन के आंसर दीजिए, देखता हूँ सही आंसर क्या है। इसी के साथ में ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सी सेट का क्वेश्चन है, फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तब तक आप लोगों के सामने एक नदी है, उसको मैं कवर कर लेता हूं, जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली रोन, ठीक है। तो ये रोन रिवर इसको बोला जाएगा। ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो अल्प्स माउंटेन रेंज है, खासकर अगर स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो उस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। इसका कनेक्शन आप लोगों को फ्रांस के साथ भी आप लोगों को नजर आएगा, और जाकर आगे ये मेडिटेरेनियन सी में आगे गिर जाती है। ये 814 किलोमीटर लंबी आप लोगों को नदी यहाँ पर नजर आएगी। तो यहाँ पर जो रोन रिवर है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोन और राइन, ठीक है। तो दो वेरी पॉपुलर रिवर है यहाँ पर, जो कि यूरोप के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो बेसिक क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने ही लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाओगे। ओके, वोकैबुलरी देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में जो है कोई भी डाउट न रहे। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, यानी कि हरियाणा के अंदर में यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस तेलंगाना है, टेक्नोलॉजी, तेलंगाना बोला टेक्नोलॉजी, सॉरी, ठीक है, जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे आने वाले टाइम में। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी डिटेल में डिस्कस किया कि आधार कार्ड के अंदर में चेंज कर 10 साल तक का बोला गया है, और ये CIDR यानी कि सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा जो बेसिकली यहाँ पर रेपोजिटरी है, उसका नाम आप लोग इससे रिलेटेड जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने ये बिहारी पुरस्कार। तो याद रखिएगा ये लिटरेचर से रिलेटेड है यहाँ पर। ये तो ऐसे पुरस्कार या तो कल्चर होगा या फिर लिटरेचर होगा, ये इस तरीके से याद रखिएगा। तो पुरस्कार नॉर्मली अगर यहाँ पर बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये है लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं। यहाँ पर बिहारी पुरस्कार जो है वो हर साल आउटस्टैंडिंग वर्क अगर देखा जाए 10 साल का जो पब्लिश किया जाता है राजस्थानी ऑथर के द्वारा, राजस्थानी जो ऑथर है उसके द्वारा हिंदी और राजस्थानी में, यानी कि राजस्थान से रिलेटेड है बिहारी पुरस्कार, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अभी जो है यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को दिया गया है, जिनके नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे डॉक्टर माधव हेडा, ठीक है, और एक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो है मधु कनकरिया, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखते हैं। इनको 31वां और 32वां यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया।
तो इसका फाउंडेशन जो है अवार्ड का वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर रखा गया था 1991 यानी कि 1991 में, ठीक है। तो ये पोएट जो थे बिहारी उसके नाम पर है, ना कि बिहार राज्य के नाम पर है, ठीक है। इसलिए राजस्थान से यार क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग बोलोगे कि बिहार से, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 10 नवंबर जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है मिलेट्स डे के रूप में। तो ये याद रखिएगा, अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी ये आप लोगों का सी सेट वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर बी है, यानी कि 50 आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन भी दे दी है पीपीटी में, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने ही बड़े बेहतरीन सेगमेंट की ओर, जो कि है वोकेबलरीज, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इनके बिना तो मन भी नहीं लगता। मैंने कहा और सारे लेक्चर में कुछ नहीं है, बस यही है काम का है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हो कई बार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंग्लिश को इंप्रूव करेगा, आंसर राइटिंग इंप्रूव करेगा, अच्छे शब्द पता होंगे तो अच्छे से आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग जहाँ पर भी आप लोग पेपर देते हैं और एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को फायदा पहुँचाएगा। तो एक एक शब्द जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हो ये आप लोगों को याद रहे तो उस चीज़ को आप लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों को याद रहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर बेसिकली जो शब्द हैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक एक सेंटेंस जरूर फॉर्म कीजिएगा अगर याद रखना चाहते हैं इनको, वरना ये भी ऐसे चला जाएगा जैसे गधे के सर पे सींग हैं। अब तक जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से चलती रहेगी। पहले यहाँ पर हुडविंक, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली आंखों में धूप झोलना, ठीक है। किसी का बेवकूफ़ बनाना भी आप लोग बोल सकते हो, ये शब्द यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे शब्द जो होते हैं कई बार पॉलिटिक्स में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, जब यहाँ पर आप लोगों के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये है डिस्ट्रेट यानी कि असावधान, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान रहना जरूरी है यहाँ पर। एक तरीके से एब्सेंट माइंडेड नहीं रहना चाहिए। याद होगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाए थे जिसमें एक लड़की जो है वो ट्रेन के आगे से जा रही होती है, वो इतनी एब्सेंट माइंडेड होती है, फिर किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा इंडल्ज होती है कि आसपास में क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है, और ट्रेन से जरा सी बच गए, वरना ट्रेन के नीचे आके जो है उसकी क्या बन जाती है, लपसी बन जाती है। लपसी समझ रहे हो? जो आटे का हलवा बनाया जाता है। किस ने खाया? अच्छा ठीक बताना और कैसा लगता है जरूर बताना। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है मेहरबान यानी कि बेनिगेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। आप लोगों ने सुना होगा एक तरीके से कुछ ऐसा शब्द नहीं है कि गधा पहलवान, तो कुछ एक तरीके से मेहरबान कुछ ऐसा कहावत नहीं है, माइंड से निकल गई। मतलब वक्त पहलवान तो कुछ गधा पहलवान, कुछ ऐसा कुछ है ना, वक्त बलवान तो गधा पहलवान, ऐसे कुछ है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें मतलब एक तरीके से, तो यहाँ पर एक तरीके से मेहरबानी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर ये, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये जो शब्द है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी के लिए सॉफ्ट हार्टेड होना, यानी कि सामने वाले के ऊपर दया करना, ठीक है। किसी के फायदे के लिए कुछ काम कर देना, ठीक है। किसी को सपोर्ट कर देना, कोई कुछ पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जाकर उसकी फीस भर दी, तो ये क्या हो गया कि आप लोग जो है उसके ऊपर मेहरबान होगी, उसकी ज़िंदगी आगे चल पाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई सारे ना मेहरबान हो जाते हैं उस दिन, फीडबैक जो है वो मतलब 10,000 से भी ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज तो लगता है मेहरबान हो गए सारे के सारे कि सर फीडबैक दे ही देते हैं सर को। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने साथ में कोरिलेट कर सकते हैं और सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ये शब्द है इनफीबलमेंट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा ही दुबला पतला सा इंसान कई सारे ग्रुप में होता है, ऐसा लगता है कि इस हवा पार निकल जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से बॉडी जो है या फिर माइंड का जो डीके होना, बहुत ही कमज़ोर होना, बर्बाद होना, चीज़ें शरीर का बर्बाद होना, तो इनफीबलमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बॉडी बनाओ, साथ साथ अच्छे से रहो, और पहले बेकार था बच्चा हो गया तो आप लोगों ने उसको रिहेबिलेट कर लिया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो अच्छा शब्द है, डिफरेंट शब्द है, थोड़ा सा यूज़ करोगे तो आप लोगों को भी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये हार्टी, एक तरीके से घमंडी भी बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अभिमानी भी बोल सकते हैं, उपेक्षा भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर श्रेष्ठता की फीलिंग रखना, सुपेरियरिटी, जैसे मैं बोलने लगूँ ना कि बस मैं ही हूँ यहाँ पर और कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस ये, ठीक है। आप लोग सोचो यहाँ पर आज की डेट में भी इतने दिनों से मतलब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, लगभग मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, जैसे 24 नवंबर को चैनल बनाया था, ठीक है। 28 नवंबर को जो है वो पहली वीडियो अपलोड की थी। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और करंट अफेयर बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और उससे पहले मैं खुद भी पढ़ रहा था, ठीक है, मतलब खुद भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो कई साल खुद के भी एग्जाम दिए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान इतने लंबे से समझ रहा है, और फिर भी मैं करंट अफेयर का, मैं ये नहीं बोलता मैं करंट अफेयर का बहुत बड़ा विद्वान टीचर हूँ, नहीं, मुझे डेली नया नया सीखने को मिलता है। मैं टीचर कैसे बोल दूँ, ऐसा लगता है मैं आप लोगों से बड़ा स्टूडेंट हूँ, डेली कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ।
तो टीचर का मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके कोई बोले कि हाँ मैं बहुत बड़ा विद्वान बन चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो हमेशा एक अच्छा टीचर वही होगा अगर बोला जाए जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा। तो हमेशा सीखने के जोन में रहो यार, कहीं पर भी पहुंच जाओ। जिंदगी में ना रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, तो कभी रोकना नहीं है अपने आप को, चाहे किसी भी चीज़ में क्यों ना हो। जो भी चीज़ें आप लोग करना चाह रहे हैं उसमें अपने आप को रिफाइन करते रहो और आगे बढ़ते रहो, और यही रियलिटी में ज़िंदगी है। ये काम अगर आप लोग करते हो आगे बढ़ोगे तो देखना एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे कोई आप लोगों को टच भी नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों से पूछे थे, शानदार तरीके से आंसर दिए गए। अपना शेड्यूल भी जरूर लिखा करो कि क्या शेड्यूल आप लोग फॉलो करने वाले हो आज। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर DK कार्वे के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जिनको हमारे देश में भारत रत्न मिल चुका है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पर डाल दी है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। और बाकी काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए यहाँ पर मुस्कान और इसी के साथ में जो ऋषभ के द्वारा। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट किया करो यार, पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग सोचो कि जिसने आंसर लिखे हैं कितने शानदार तरीके से लिखे हैं। आप लोग अगर यहाँ पर ढंग से इनको अंडरस्टैंड कर पाओगे तो बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग लेक्चर के अलावा यहाँ से भी सीख के जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में MCQ पोस्ट करते हैं, तो उसको भी आप लोग अपनी बेसिकली प्रैक्टिस का पार्ट बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना स्टार्ट करो। जितना ज़्यादा डीमोटिवेट आप लोग रहोगे और जितना ज़्यादा फालतू में टाइम को आप लोग वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग डीमोटिवेट रहोगे। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को क्या करना है। एक इंसान है कि इन्हीं 24 घंटे का यूज़ करके वो अपनी ज़िंदगी शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग उसको देख देख के रो रहे हो। और एक इंसान ऐसा है कि पूरे दिन बस रोए जा रहा है कि यार 24 ही घंटे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कैसे करूँ, पूरे दिन मतलब टाइम पास चल रहा है। तो फिर तो यार रोना लाजमी है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और जब तक नहीं समझोगे तब तक दर दर की ठोकरें ऐसी चलती रहेंगी और जिस दिन समझ जाओगे सारे सॉल्यूशन आप लोगों के हाथ में होगा। तो ये आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हो। कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की जाती हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में आसपास सफाई रखियो, पानी और पेड़ पौधों को सेव रखना, पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह यूज़ करने से बचना। तो फीडबैक जरूर देना, लाइक डिसलाइक करके जो भी आप लोगों को लगता है। तो अगले लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।